नमस्कार फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस दिल्ली स्टडी सर्कल के अभी ज्वाइन तो करने दो उनको लोगों को पहले, मेरे ख्याल में तो क्यों डीडी साहब? हाँ आ रहे हैं सर, धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ, एक मिनट रुक जाते हैं। हाँ, ऐसी बात कर लेते हैं अभी वैसी बात कर लेते हैं, एक ही बात है। आएंगे 50-40 तो हो जाएंगे अभी। इस दिल्ली स्टडी सर्कल के इस वेबिनार में, फर्स्ट वेबिनार में बजट के बाद आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वी आर वेरी डिलाइटेड और बहुत खुशी है कि हमारी बजट की वेबिनार राकेश गुप्ता जी लेंगे। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। जी ऑलरेडी आ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर। हमारे बीच हमारे फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी भी आ चुके हैं। वेलकम सर। थैंक यू। डिप्टी कन्वीनर श्री मेराज हसन जी भी आए हैं। मेराज जी, आपका भी स्वागत है। फ्रेंड्स, जो मैंने समझा बजट प्रपोजल को, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल को, 3 इंपॉर्टेंट चीजें आई है जो मुझे लगता है। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आई कि अपडेटेड रिटर्न कॉन्सेप्ट आया। ये अपडेटेड रिटर्न कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इन्होंने रिवाइज रिटर्न वाले सेक्शन को चेंज नहीं किया, इन्होंने ऑल टुगेदर नया सेक्शन ही इंसर्ट किया। साथ ही साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की टैक्सेशन की भी बात आई इसमें। बहुत जगह, बहुत आर्टिकल्स में, बहुत डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ना लिख के कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी वर्ड यूज किया कि उसकी टैक्सेशन आ गई। ये भी समझना जरूरी है कि केवल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या क्रिप्टो करेंसी है या इसके अलावा भी कुछ है, और उसके क्या फायदे हैं, क्या गवर्नमेंट ने इसको लीगल मान लिया। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चेंज आई कि जो बार बार रिपीटेटिव अपील हो रही थी उन क्वेश्चन ऑफ लॉ, उस पे गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ देने की कोशिश की टैक्स पेयर्स को। बट एक्चुअली क्या ये रिलीफ है या टैक्स पेयर के लिए ज्यादा नुकसान है इसमें? तो इन सब बातों की बहुत डिटेल में चर्चा होगी, साथ ही साथ बहुत ही और इम्पोर्टेंट चीजों की चर्चा होगी। बट चर्चा करने के पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर सी दुर्गादास अग्रवाल जी की प्रोग्राम की एक रूपरेखा तय करें। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के बारे में जरूर बताएं और प्रोग्राम को विधिवत शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू संदीप जी। आपने कहा राकेश जी के बारे में बताएं, तो मैं क्या ऐसा कौन व्यक्ति होगा हमारे पार्टिसिपेंट्स में जो राकेश जी को नहीं जानता हो? नहीं, बिल्कुल सर। लेकिन हाँ, पिछले 1-2 साल से ना इनकी एक नई विधा, एक नई इनकी वो क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशन इनका नजर आया और बड़ी खुशी हुई कि आदमी इसमें ना मस्त रहता है। कोई भी इवेंट हो उसके बारे में 4 लाइन लिखना राकेश जी का शौक है और मैं बड़े गौर से पढ़ता हूँ। और कभी कभी मुझे काका हाथरसी की याद आ जाती है कि वो एकदम इंस्टेंट भी कुछ भी बोल देते थे। जैसे मैं सुनाता था उनका, जब बचपन में थे ना, ऐसी डकार आएगी जैसे गाड़ी देती हो हॉर्न, मतलब कुछ भी हंसी के फुब्बारे, कुछ भी। उनका एक आता, जब मेरी शव यात्रा निकले तो रोना मत, वहां पे कभी सम्मेलन करना, लाइक दैट। तो राकेश जी की मल्टीटास्किंग, मल्टी विधाएं। और मैं चाहूंगा सर बजट में जो है ना, आप थोड़ा सा 4 कविता से शुरुआत करना, 4 लाइन। बहुत बढ़िया होगा सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया होगा। तो दोस्तों, डॉक्टर राकेश गुप्ता के बारे में एजुकेशन, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, डॉक्टरेट, एलएलबी, एलएलएम, क्या बोलूं, क्या जो रह गई हो चीजें, तो वो सब तो बात है ही नहीं। और पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं सर को, मतलब आईटीआईटी मेंबर आई थिंक 2000-2001 में शायद ऐसे रहे थे आई थिंक। तो तब से लेके इनकम टैक्स तो इनके कहते हैं ना एक कण कण में भरा हुआ है। तो आज बड़ा मौका है। अब भी ऐसा है ना, जो 2 तारीख को 3 तारीख को सेमिनार हुए तो उसमें पूरी चीजें निकल के नहीं आ पाई। आज हमारे बीच में 2 घंटे के लिए राकेश जी है, तो मैं समझता हूँ बड़ा एक अच्छा डिस्कशन होगा। और शुरू में तो ऐसे SMS आ रहे थे व्हाट्सएप पे, इनकम, अब सेमिनार करने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स में कुछ आया ही नहीं है, बजट पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स में तो कुछ आया ही नहीं है। लेकिन जब जितना पढ़ के देखते हैं तो पता लगता है कि इसमें अंदर ही अंदर बहुत कुछ है। तो राकेश जी का बहुत बहुत स्वागत।
और सोमिल जी हमारे को स्पीकर थे, कहीं बिजी हैं, हो सकता है लास्ट में ज्वाइन करें, तो उसका भी हमारे लिए एक मतलब बुरी खबर में एक अच्छी खबर है कि राकेश जी का समय ज्यादा मिलेगा। तो राकेश जी का इन शब्दों के साथ स्वागत। महराज जी, आपका डायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट रहता है, तो आपका भी स्वागत, हमारे डिप्टी कन्वीनर। और राकेश जी को तो बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। ओवर टू संदीप भैया, यू आर कन्वीनर, मैं तो एक बस ऑर्गेनाइजर हूँ, तो आप शुरुआत आप करें विधिवत। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट राकेश जी कि आप अपनी डिलीब्रेशन स्टार्ट करें। बहुत सारी चीजें सुननी है, और सच पूछिए तो वर्ड आता है दैट इज फैंटम ऑफ द हाउस, है ना। तो अगर ये डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो मतलब सर के मुंह से सुनना वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं सुबह से बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं सर, करते हैं। तो डीडी साहब, सर, दीप जी, महराज जी और मेरे सारे बंधु और भगिनीज भी देख तो सकते नहीं है, तो इसलिए जैसा कि अभी डीडी साहब ने कहा कि लोग कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बतलाऊं, आज सुबह 11 बजे से और 1:30 बजे तक, यानी कि ढाई घंटे का हमारा बड़ा मैराथन सेशन हुआ ITAT बार की बजट पर। वो था, और इस 2.5 घंटे में हम कमलेश वार्ष्णेय साहब भी थे, जो बजट बनाने में जिनकी बहुत भूमिका रहती है डिपार्टमेंट की तरफ से। उस 4 घंटे में केवल 4 प्रोविजंस ही डिस्कशन कर पाए। डीडी साहब बंद मत करो वापस से। 4 घंटे, उस 2.5 घंटे में केवल 4 क्लॉजेस डिस्कशन कर पाए। और अब अगले सैटरडे को 11 बजे फिर रखा है। कमलेश वार्ष्णेय जी से रिक्वेस्ट की है कि साहब वो आएंगे, और करीब 300 लोग थे आज। और ट्राइब्यूनल बार में अब आप समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति भारी भरकम होता है। और ये कमलेश वार्ष्णेय जी के लास्ट में विचार थे कि आज जो मैं यहाँ से इनपुट ले जा रहा हूं, उसमें इन प्रस्तावित संशोधनों में कितने और संशोधन होंगे, मैं वो यहां से ले जा रहा हूं। ये उनके शब्द थे। दूसरी बात, डीडी साहब ने कहा हमारी नई विधा पर, मेरा तो खैर क्या है, लेकिन मैं अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से 15 मिनट पहले मैंने कहा इस बजट को कविता के रूप में लिखा जाए। तो अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, रॉ है, और पहली मैं सुना रहा हूं। आयकर विधान में एक धारा है, नाम 68 है और उसका दंश प्रहारा है, क्योंकि करदाता इस धारा से बहुत हारा है। सेक्शन 68 में अधिकतर जूरिस्प्रूडेंस है, उसका जो टिल्ट है वो रेवेन्यू की तरफ है, एसएससी के अगेंस्ट है। यदि किसी के खातों में कोई लोन जमा है, माना यह जाएगा कि यह आपका ही कमा है। यदि आप यह सिद्ध नहीं करते कि यह आपका नहीं है, जिनके नाम में है वही सही है। इसमें एक संशोधन प्रस्तावित है। अब बजट से मुझे कोरिलेट करना था ना। इसमें एक संशोधन प्रस्तावित है कि यह रकम आपकी मान ली जाएगी, टैक्स, ब्याज और पेनल्टी की चोट दे जाएगी, यदि वह व्यक्ति जिसके नाम में यह रकम है सिद्ध नहीं कर पाया या उसके प्रयत्न कम है कि उसके पास भी इस रकम का प्रॉपर सोर्स है और सोर्स में भी पर्याप्त फोर्स है। तो ये यदि ये नहीं कर पाया सिद्ध, तो ये आपकी मान ली जाएगी। अतः सिद्ध करने का बोझ बढ़ा दिया गया है, ऐसा इस बजट में हम सबको पढ़ा दिया गया है। तो बहुत बढ़िया। 15 मिनट पहले कल मैंने भेजी थी, पता नहीं आप पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए। सेक्शन 79A एक आया सेक्शन कि सर्च और सर्वे में जो आप सरेंडर करेंगे उसके अगेंस्ट में कुछ भी लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ना डेप्रिसिएशन
यदि अनएब्जॉर्ब भी है तो वो भी नहीं सेट ऑफ कर सकते। तो अब यदि, अच्छा तन्वी इलाहाबादी कह रहे हैं इट इज ऑसम सर। अब मुझे कवि सम्मेलनों के ज्यादा निमंत्रण आने लगे। तो एक सेक्शन 79A आई, तो कल मैं बैठा हुआ था। अच्छा पहले 4 दिन तो दिमाग बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि इसको पढ़ने समझने और हृदयंगम करने में मुझे टाइम लगा। तो कल जब थोड़ा टाइम मिला, जब मैं वहां से आ रहा था लेक्चर देके, तो मैंने 79A पर लिखा और वहीं से भेज दिया। 79A में एक प्रोविजन लाए हैं ये कि सर्च और सर्वे में जो अघोषित आय होगी उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा और आपको सीधा टैक्स देना पड़ेगा। और यदि वो इनकम 68, 69 ABC की है तो उस पर 78% का टैक्स। तो मैंने लिखा सर्वे सर्च में इनके मर्ज में अघोषित आय किसी भी लॉस के सेट ऑफ को बाय बाय, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी नाय नाय, हमारे ब्रज भाषा में बोलते हैं ना नाय नाय, नई धारा समाय, सेक्शन 79A नई धारा को समाय, करदाता असहाय हाय हाय, यानी कि इस पर तो टैक्स दे जा भाई, जब कोई एडजस्ट नहीं होगा, यानी कि इस पर तो टैक्स दे जा, ब्याज और पेनल्टी के बाद कुछ बचे तो ले जा, शर्त है कुछ ले भी जा पाए, घर जा शायद वहां से कुछ और भेज पाए। उस पर अघोषित आय की परिभाषा, अच्छा उसमें ना अनडिस्क्लोज्ड इनकम को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से परिभाषित किया है। उस पर अघोषित आय की परिभाषा, ऐसी परिभाषा की नहीं बची कोई आशा, टैक्स की मार बेतहाशा, पढ़ना हो तो पढ़ लेना भाई, ऐसी है धारा 79A की भाषा। तो इस बजट के संशोधन प्रस्तावों को मैं कुछ कवित्व के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास करूंगा। अब समय पर निर्भर करता है। चलिए तो आज की शुरू करते हैं। This finance bill was presented on the floor of the parliament by Honorable Finance Minister on 1st of February 2022. What is the buzzword? That predictable and stable tax regime. Predictable and stable tax regime despite a great strain on the national exchequer and the resources, because this time was like this, as all of us know, that even the collections, because of the lower business activity, have not come that way as they ought to have come. So फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा बहुत और टैक्स भी लगा सकती थी, और मुझे विश्वास है कि उस देश में इन स्थितियों को देखते हुए सब लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन फिर भी प्रेडिक्टेबल और स्टेबल टैक्स रिजीम, लास्ट ईयर भी कुछ नहीं किया। लास्ट ईयर तो खैर बिल्कुल ही माहौल नहीं था, क्योंकि उससे प्रीसीडिंग ईयर में तो कोरोना शुरू हुआ था, लॉकडाउन हुआ था। एनीवे, तो आज हम शुरू करेंगे कि भाई फाइनेंस बिल में क्या क्या चेंजेस हैं, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस बात से ज्यादा मतलब होता है कि फाइनेंस बिल में क्या क्या परिवर्तन है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें वो काम आता है। तो इसको शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? शुरू करते हैं 14A से। 14A is a section which was brought by Finance Act 2001, and you may recall that this section though was brought by Finance Act 2001 but was brought with a retrospective effect, and you see the retrospection was as back as on the first day of 1961, 1st April 1961. That is when Income Tax Act was introduced. So what is this section? This section says that if you have got exempt income, we will not allow you the expenditure which has been incurred for earning this exempt income. And very rightly. अच्छा, मैं हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, कैसे बोलूं?
सर दोनों तरह से चलेगा? वो दोनों तरीके से चलने में फिर अटकाव आ जाता है मुझ में। चलो नहीं नहीं, इंग्लिश में बोलो, जहां पर आपको लगता है हृदयंगम है तो वो हृदयंगम ही है। तो जहां बेहंगम दृश्य लगता है आपको बता दीजिए। इंग्लिश, तन्वी ने कहा है इंग्लिश। सो 14A में ये बड़ा ओबियस है कि दैट इफ यू हैव एग्जेम्प्ट इनकम, तो भाई उस एग्जेम्प्ट इनकम को कराने में जो खर्चा है नेचुरली वो नहीं मिलना चाहिए। अब ये लॉ बड़ा प्लेन था, लेकिन इसको भी बनाने की आवश्यकता पड़ी, कई बार पड़ जाती है इस तरह की आवश्यकता। अब जब से ये सेक्शन आई है, सेक्शन 14A, तब से इतने विवाद हैं इस सेक्शन के ऊपर। छोटी सी सेक्शन है, बहुत विवाद है। और हम जैसे जो लिटिगेटिंग लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो शेयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी of the litigating lawyers is attributable to such kind of provisions. तो इसमें एक मुद्दा ये आया कि भाई किसी साल में यदि एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है और खर्चा किया है, जैसे कि होता था पहले शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, अब शेयर में इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो जिस साल डिविडेंड आया, डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था, तो नेचुरली इस इन्वेस्टमेंट को करने में यदि इफ यू हैव बोरोड फंड्स पेड इंटरेस्ट, देन दैट कैन नॉट बी अलाउड। तो इशू ये आया कि इफ इन ए पर्टिकुलर ईयर दैट एग्जेम्प्ट इनकम हैज नॉट बीन अर्न्ड बाय यू बट एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, नाउ वेदर दैट एक्सपेंस कैन बी डिसअलाउड और नॉट। तो बोर्ड एक सर्कुलर लाया कि साहब हमारे हिसाब से तो इनकम हो या ना हो, आगे हो तो खर्चा तो डिसअलाउ होगा। लेकिन जब वो सर्कुलर को कोर्ट के सामने बोला गया, तो कोर्ट ने कहा भाई ये सर्कुलर मे बी बाइंडिंग ऑन द टैक्स अथॉरिटीज बट सर्कुलर इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स। तो उन्होंने कहा वी विल इंटरप्रेट द लॉ। सो इफ देयर इज नो एक्चुअल एग्जेम्प्ट इनकम अर्न इन दिस ईयर, you cannot disallow an expenditure on this ground that in future there will be exempt income or there may be exempt income. So all high courts were almost unanimous on this proposition of law. Delhi, Punjab, बहुत सारे डिसीजंस। अब इस सेक्शन 14 कैपिटल ए में एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया जा रहा है, प्राइमरी एक छोटा सा और है अमेंडमेंट, बट मैं इसकी बात कर रहा हूं कि जहां एक्सप्लेनेशन ऐड करके ये कहा जा रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स। अब सुनना जरा ध्यान से, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नो एक्सपेंडिचर in relation to exempt income shall be allowed even if exempt income has not arisen, received, accrued in the year. And the law was always like this. मेमोरेंडम में कहा, एक्ट में भी जो फाइनेंस में उसमें कहा कि ये प्रपोजल 1/4/2022 से इफेक्ट में आएगा। लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो 1/4/2002 से आएगा, ये तो चलो कह दिया, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन की जो लैंग्वेज बनाई है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द डिडक्शन was not allowable, was deemed to have never been allowable। ये भाषा जो इस्तेमाल की है वो भाषा ये इंगित करती है कि ये अमेंडमेंट क्यूरेटिव है, ये अमेंडमेंट क्लैरिफिकेटरी है। तो लिहाजा चाहे लेजिस्लेचर ये कह रही है कि 1/4/2022 से अप्लाई होगी, लेकिन कोर्ट्स इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। और मैं बताऊं, डिपार्टमेंट ही आर्ग्यू करेगा। ये आपने देखा होगा लास्ट ईयर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर एक अमेंडमेंट आया था। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आप जो कलेक्ट करते हैं
वो आपकी इनकम है, ये तो चलो पहले से था, ये डिडक्शन आपको जब भी मिलेगी जब आप एक्चुअली पे कर दोगे, और एक्चुअली पे जो एक्ट में पीएफ और ईएसआई एक्ट में टाइम दिया है उसके अंतर्गत कर दोगे। अब उसके ऊपर विवाद होने लगा कि साहब वो प्रोस्पेक्टिव है रिट्रोस्पेक्टिव है, वहां पर भी लेजिस्लेचर ने कहा कि आगे से इफेक्टिव है, लेकिन हमारे दिल्ली ट्राइब्यूनल के एक डिसीजन वो कहते साहब चूंकि क्लैरिफिकेटरी है तो ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो 2 पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ 14A में कि ये रिट्रोस्पेक्टिव होगा प्रोस्पेक्टिव होगा ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अभी दैट डिबेट इज नॉट गोइंग टू डाई डाउन, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया, मेजोरिटीली कोई एग्जेम्प्ट इनकम बची नहीं है, तो अब संशोधन करके अब 14A में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आई मीन इट इज एवरीबॉडीज गेस। ठीक है भाई, पहले डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था, लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अब जब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड सिक्योरिटीज पर भी टैक्सेबल हो गया, तो अब बचा क्या भाई? एग्रीकल्चरल इनकम, तो उसके तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो अब इस अमेंडमेंट की 2022 में जाके क्या दरकार महसूस हुई कि इसको प्रोस्पेक्टिवली करें, तो मेरे हिसाब से तो चाहे लेजिस्लेचर कह रहा है प्रोस्पेक्टिवली है, लेकिन उनका जो तीर है वो जो डिस्प्यूट चल रहे हैं डिफरेंट ईयर्स के, उनको शायद एड्रेस करने का है। और ये जो डिबेट है, कंट्रोवर्सी है, लिटिगेशन है, मैं नहीं समझता कि वो कोई इससे खत्म होने वाला है। फिर एक सेक्शन है हमारे यहाँ सेक्शन 37, जो ये कहती है इफ एन एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस which is not a capital expenditure, which is not a personal expenditure, which is not a expenditure referred in section 30 to 36, that can be allowed. ठीक है संदीप, ये है प्रोविजन। तो अब क्या हुआ, 87-88 में मुंबई में एक बिल्डर ने, प्रणव कंस्ट्रक्शन नाम था, उन्होंने किसी भाई को 2 करोड़ रुपए दे दिए, क्योंकि भाई कह रहा था मैं तो बिजनेस नहीं चलाने दूंगा, उनको देने पड़े, और उन्होंने वो बिजनेस खर्चा क्लेम किया कि भाई मैं बिना ये दिए हुए बिजनेस चला ही नहीं सकता, इससे ज्यादा तो और बिजनेस के लिए होली एक्सक्लूसिवली क्या हो सकता है। और वो मुंबई बेंच ऑफ द ट्राइब्यूनल के सामने जब मुद्दा आया तो वो एक्सपेंडिचर को अलाउ कर दिया गया। लेजिस्लेचर ने 89 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1/4/1961 से अमेंडमेंट किया। क्या अमेंडमेंट किया? एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया। अब वो एक्सप्लेनेशन क्या है? संदीप सुनना कि इफ एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर ए पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ विल नॉट बी अलाउड। तो इस तरह के जो खर्चे थे, अब कोई कहे साहब मेरा माल लेके व्हीकल जा रहा है, मुझे तो आरटीओ में पैसे देने पड़ेगी, मेरा माल ही नहीं छूटता, देने पड़े तो क्या मतलब हुआ? मतलब इट इज एन ऑफेंस, it has been incurred for a purpose which is an offense and which is prohibited by law, which will not be allowed. अब क्या होने लगा कि prohibited by which law? We all were interpreting prohibited by Indian law. अब सरकार ने कहा not only Indian law but then the global law. किसी भी देश में, चाहे टिम्बकटू में हो, चाहे सूडान में हो, चाहे और आप देखना चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करेंगे उनको सर्टिफाई करना है कि क्या कोई खर्चा जो एसएससी ने इनकर किया है किसी और देश, इस पूरी धरा पर किसी और देश के कानून में इसका प्रतिबंध तो नहीं है। यानी कि अब इनकम टैक्स एक्ट का तो जानकारी होनी चाहिए दुनिया भर के एक्ट, बिकॉज सेक्शन 37 के ऊपर ये पूछा गया है, उसमें हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एक कॉलम 21 है, उसमें है ये। तो उन्होंने अब फिर क्या किया, एक नया एक्सप्लेनेशन ऐड किया। अब देखिए डीडी साहब, आप हमारे यहाँ कानून बनने की विधा देखिए, आप
हमारी विधा तो क्या है कि जो फ्रेज एक्सप्लेनेशन 1 था उसको एक्सप्लेनेशन 3 में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एनी एक्सपेंडिचर incurred for a purpose which is an offense and which is prohibited by law will be, and for the removal of doubts, it is hereby clarified that expenditure incurred for a purpose which is an offense and which is prohibited by law is not allowable and is never deemed to be allowable. Number one, if it is prohibited by domestic law as well as by the law of any country. Number 1. Number 3, 2 को मैं skip कर रहा हूं अभी. Number 3, any expenditure incurred for the purpose of compounding an offense whether under the domestic law or under the foreign law. तो अब जैसे कंपाउंडिंग में तो मैंने भी कई केस लड़े कि अब जैसे कोई बिजनेस है मेरा फरीदाबाद में, मैं क्योंकि फरीदाबाद रहता हूं तो फरीदाबाद में मेरा कोई बिजनेस है, मैंने कोई अपनी ऑफिस बनाया, उस ऑफिस में कोई म्यूनिसिपल वायलेशंस हो गई और वायलेशंस ऐसी हैं जिनको कि वो कंडोन कर सकते हैं, उसके लिए मैंने हुडा को कंपाउंडिंग फीस दी, अब वो अलाउ हो जाती थी, हालांकि उसकी अलाउबिलिटी पर भी जुडिशियरी में डिबेट था, कहीं कहते थे हो जाएगी, कर्नाटक कहता था नहीं होगी, कुछ और डिसीजंस थे हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कंपाउंडिंग, तो यदि आपने एक्सपेंडिचर किया है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर डोमेस्टिक लॉ और अंडर एनी अदर फॉरेन लॉ नहीं मिलेगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि जो रिसिपिएंट है उस एक्सपेंडिचर का, जो बेनिफिशियरी है, यदि वो किसी रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस यदि इशू किए गए हैं किसी एक्ट में, उसके तहत उसको स्वीकार करना उसके लिए निषिद्ध है, that he cannot accept, then expenditure allowed you. ये क्या, ये I mean what was the genesis of the dispute was that these pharma companies, they send doctors, physicians abroad or even in the country itself for conferences. They meet their travel expenditure, conference expenses, hospitality. तो फार्मा कंपनीज नेचुरली खर्च करती थी, तो इंडियन मेडिकल काउंसिल ने एक एक्ट के तहत उनको अधिकार है, तो उन्होंने ये रेगुलेशंस बनाए कि डॉक्टर्स ऐसी चीजें नहीं ले सकते, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, दिस इज एन ऑफेंस। अब डिपार्टमेंट ने वो डिसअलाउ करना शुरू कर दिया इस क्लॉज के तहत कि इट इज इनकर्ड फॉर ए पर्पस व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब लिटिगेटिंग लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दिमाग तो बहुत चलता है, उन्होंने कहा जी प्रोहिबिशन किसके लिए है? देने वाले के लिए प्रोहिबिशन थोड़ी है, लेने वाले के लिए प्रोहिबिशन है। खर्चा कौन कर रहा है? जो देने वाला है। तो उन्होंने कहा भाई जो देने वाले का खर्चा है दैट कैन नॉट बी सेड टू बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो उसके हाथ में तो अलाउ होगा। तो उसके बाद में एक ट्राइब्यूनल का डिसीजन था जिसमें इस डिसीजन की करेक्टनेस पर डाउट किया गया। तो अब इस बार इस बजट में सेक्शन 37 में कहा कि इस तरह का भी यदि कोई खर्चा है कि लेने वाले के ऊपर किसी रूल्स रेगुलेशंस गाइडेंस गाइडलाइंस जो किसी एक्ट के तहत बनी है वो लेने के लिए निषिद्धता है, तो ये खर्चा अलाउ नहीं होगा। अगेन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड। ये करा तो आगे से है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, क्या आर्ग्यू की जाएगी और उसके बेसिस पर यह कहा जाएगा कि जो पास्ट के भी भूत चल रहे हैं, क्योंकि लिटिगेशन का भूत तो बहुत लंबे समय तक चलता है ना भाई, पहले ईओ ऐड करेगा, सीआईटीएपीएल डिसाइड करेगा, फिर ट्राइब्यूनल करेगा, फिर हाई कोर्ट करेगा। तो यदि पास्ट के भूत भी यदि चल रहे हैं, खुले हुए हैं या किसी स्टेज पे, तो वहां पर भी क्या इस संशोधन को लगा दिया जाएगा? ये एक अपने आप में 7.5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। 7.5 क्यों बोला मैंने? $1 मिलियन क्वेश्चन। 75 रुपए का भी रुपया लिया जाए तो $1 मिलियन में 7.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो हम डॉलर को क्यों यूज करें, हम अपने रुपये को यूज करते हैं ना। तो 7.5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। अब प्रश्न आता है सेक्शन
40 का, सेक्शन 40, इसमें एक सेक्शन है, ये सेक्शन 40 क्या है? सेक्शन 40 कहती है कि क्या अलाउ नहीं होगा, जैसे सेक्शन 37 कहती थी क्या अलाउ होगा, सेक्शन 30 से 36 कहते हैं क्या अलाउ होगा, सेक्शन 40 कहते हैं अमाउंट्स नॉट अलाउएबल एज ए डिडक्शन, और उसमें एक है ए स्मॉल टू रोमन में, वो कहता है एनी टैक्सेस लेविड ऑन प्रॉफिट्स, वो नहीं अलाउ होगा। मालूम पड़ा यदि ये ऐसा नहीं दिया गया हो तो लिटिगेटिंग लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर्ग्यू करेंगे साहब एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, भाई टैक्स से ज्यादा एक्सपेंडिचर और कौन सा ऐसा जरूरी है? क्या टैक्स बिना पे किए बिजनेस कर सकते हो? बोले तो नहीं कर सकते, बोले फिर तो ये अलाउ होना चाहिए। तो इसलिए लेजिस्लेचर ने सेक्शन 40 स्मॉल ए रोमन स्मॉल 2 में ये प्रोविजन डाला हुआ है, ऑलरेडी डाला हुआ बहुत वर्षों से है कि एनी टैक्सेस लेविड ऑन प्रॉफिट विल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन। अच्छा, अब हमारे फाइनेंस एक्ट में टैक्स के अलावा सरचार्ज हो गया, चलो टैक्स में सरचार्ज तो इंक्लूड है, नहीं सरचार्ज भी लगा होता है, सेस भी लगा होता है। तो अब प्रश्न आया कि सरचार्ज और सेस टैक्स का पार्ट है या नहीं? यहां तो नहीं लिखा हुआ, यहां तो लिखा हुआ टैक्सेस लेविड ऑन प्रॉफिट्स, और टैक्स की डेफिनेशन भी देखें जो सेक्शन 2 में दी हुई है, वहां पर भी सिर्फ टैक्सेस ही है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के सामने चंबल फर्टिलाइजर के केस में ये मुद्दा आया कि टैक्सेस एंड सरचार्जेस वेदर कैन बी सेड टू बी ए डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, और राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी बुद्धिमत्ता के बेसिस पर, भाई कोर्ट को भी जो प्रोविजन बतलाओगे वही तो करेगी कोर्ट दोनों तरफ से, तो उन्होंने अपनी जो उनका जो विवेक था उसके अनुसार इसको अलाउ कर दिया। उनको देखते हुए बॉम्बे ने अलाउ कर दिया सेसा गोवा के केस में, फिर ट्राइब्यूनल में तो फिर भीड़ लग गई। अच्छा, हमने भी उन्होंने कहा पानी गंगा बह रही है हाथ धो लो, तो सारे एसएससीज ने, उसमें हम भी कोई अपवाद नहीं है, हमने एडिशनल ग्राउंड ट्राइब्यूनल के सामने डालने शुरू कर दिए कि भैया हमारे केस में भी है और ये हमसे रह गया था और हम कानून के प्रति हम अनभिज्ञ थे, अब हम कानून के ज्ञाता हुए, हमारे सामने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय हमारे सामने आया, संज्ञान में लाया गया, तो हम और बुद्धिमत्त हो गए, तो इसलिए हमारे इस एडिशनल ग्राउंड को आप कंसीडर करो। तो बोर्ड ने कहा, अच्छा ये कोर्ट ने किस लिए, क्या ये कोर्ट कैसे परस्यूड हो गई कि सीबीडीटी ने 1967 में एक सर्कुलर जारी किया हुआ था कि सेस इज अलाउएबल। अब वो सेस जो बात कर रहे थे वो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, वो उस सेस की बात कर रहे थे। अब सेस की स्पेलिंग वहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। तो अब बोर्ड ने मेमोरेंडम में लिखा है कि भाई वो सेस तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोडक्ट पर लगता है, इसलिए लिहाजा दैट वाज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये सेस तो इज इम्पोज्ड बाय द फाइनेंस एक्ट एज पार्ट ऑफ एडिशनल टैक्स, therefore it is in the nature of income tax, it is not in the nature of that kind of a cess which board was talking in its circular of 1967. Therefore in the memorandum it is mentioned that all those decisions allowing cess as a deductible expenditure now is not in line with the legislative intent. ये बहुत बढ़िया शब्द है ये अंग्रेजी में, that it was not in consonance with the spirit of law, ये कानून की भावना के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो अब उन्होंने इसमें तो कह के किया है, बाकियों में तो मैंने कहा, उन्होंने कहा आगे से प्रभावी होगा, कोर्ट इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन यहां इन्होंने कहा है कि हम ये कहते हैं, डीडी साहब उन्होंने कहा है कि हम ये कहते हैं कि ये 2005-6 से प्रभावी होगा। अच्छा, हमारा जो आयकर कानून है और कानून की जो आख्या और कानून की जो व्याख्या है वो जो कोर्ट करते हैं वो एक है लिटरल कंस्ट्रक्शन, कि भैया जैसे घोड़ा होता है ना,
उसके यहाँ वो लगा देते हैं, भाई सामने देखो बस, इधर उधर नहीं। उसको बोलते हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, कि यू रीड द लॉ लिटरली, यू डू नॉट गो बिहाइंड द लेटर्स। दूसरा है पर्पसिव, यू सी द स्पिरिट। जब हम बोलते हैं ना लेटर्स एंड स्पिरिट, तो इसीलिए कि लेटर का मतलब हो गया रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, स्पिरिट का मतलब हुआ रूल ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। तो ये हमेशा बड़ा उसका मुद्दा रहता है कि लेटर से चले या स्पिरिट से चले, और ये इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है ना। तो 43B में ये है कि भाई ये सारे एक्सपेंडिचर जो सेक्शन में मेंशन है, ये जब भी मिलेंगे जब आप एक्चुअली पे कर दोगे। एक्चुअली मतलब एक्चुअली पे कर दोगे। तो अब बैंक से बोरोइंग, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से बोरोइंग होती थी और बोरोइंग पे इंटरेस्ट होता था। अब इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, तो पे नहीं हुआ तो उसको कन्वर्ट करा लेते थे लोन में। लोन में कन्वर्ट करा लेते थे तो हम लोग सभी ये कहते थे भाई जो इंटरेस्ट था वो तो पे हो गया, पे होके वो लोन में तब्दील हो गया, बेटा बाप बन गया, ठीक है ना। तो इसलिए दिस इंटरेस्ट विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लोन शुड बी डीम्ड टू बी पेड, और इसलिए 43 में डिडक्शन ले लिया करते थे। अमेंडमेंट लाया गया, अमेंडमेंट में कहा कि इस तरह का जो कन्वर्जन है इंटरेस्ट का लोन में, इट विल नॉट बी कंस्ट्रक्टिव पेमेंट, इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी पेमेंट। लेकिन जो संशोधन किया गया वो सिर्फ लोन और बोरोइंग फ्रॉम दीज करके किया गया। अब एक तीसरी चीज आ गई, डिबेंचर। यदि उस इंटरेस्ट को डिबेंचर में तब्दील कर दिया गया तो अब चूंकि डिबेंचर तो वहां थे नहीं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यदि इंटरेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्चार्ज है, कंस्ट्रक्टिव पेमेंट है इंटरेस्ट का। तो अब ये अमेंडमेंट लाए हैं कि भैया वहां डिबेंचर भी लिख लो, ठीक है ना, लोन बोरोइंग डिबेंचर। यदि इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा इवन इस तरह से तो वो कंस्ट्रक्टिव पेमेंट नहीं माना जाएगा और वो 43B में डिसअलाउ होगा। तो ये एक संशोधन किया गया है। सेक्शन 68 का संशोधन जो मैंने अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन अब मैं पहले पद्य में किया, अब गद्य में करता हूं। सेक्शन 68 creates a rule of evidence and seeks to place negative burden. नेगेटिव बर्डन क्या कि पॉजिटिव बर्डन ये होता है कि भाई ये मेरी है चीज, तो मुझे प्रूव करनी है ये मेरी है। मैं कह रहा हूं ये मेरी है, तो पॉजिटिव बर्डन है, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा हाँ मेरी है, देखिए साहब ये मेरे ये डॉक्यूमेंट है, ये मेरी ओनरशिप है। ये कभी नहीं होता कि नेगेटिव बर्डन हो कि साहब मैं ये प्रूव करूं मेरी नहीं है। वो मैं कैसे कर सकता हूं, भाई मेरी नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। इसी तरह से सेक्शन 68 यदि नहीं होता तो ये प्रूव करना कि ये लोन नहीं है, ये एसएससी की अपनी इनकम है जो लोन के तरीके से दिखलाई गई है, ये आईटीओ के सिर पर होता, बर्डन ऑफ प्रूफ बोलते हैं इसे। लेकिन सेक्शन 68 में ये नेगेटिव बर्डन ऑफ प्रूफ एसएससी के ऊपर रखा गया। ठीक है डीडी साहब, मैं पानी भी पीता रहूं थोड़ा थोड़ा। और जिस नेगेटिव बर्डन को यहां प्लेस किया गया कि भाई जैसे ही एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, then it is your duty to explain the nature and source. You have to offer an explanation. In case you do not offer an explanation or the explanation offered by you is not to the satisfaction of the income tax officer, then this amount which is credited in your books of account will be deemed to be your income. ठीक है ना। अब इसमें 2012 में एक संशोधन किया गया कि भाई क्लोजली हेल्ड कंपनियां जो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम
जो रेज करती हैं, अब चूंकि वो क्लोजली हेल्ड है तो भाई उनको जो शेयर होल्डर हैं वो सब उनकी जानकारी होंगे, ये मानते हुए तो ऐसी कंपनियों को नेचर एंड सोर्स एक्सप्लेन करते हुए न केवल अपना नेचर और सोर्स एक्सप्लेन करना होगा इस अमाउंट का, और साथ में जिस कंपनी जिस आदमी ने शेयर कैपिटल लगाई है या शेयर प्रीमियम दिया है उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा नेचर एंड सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ द सोर्स प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन लोन और बोरोइंग के लिए नहीं थी। तो इस फाइनेंस बिल में सेक्शन 68 में जो संशोधन प्रस्तावित है उसके हिसाब से इफ देयर इज लोन और बोरोइंग coming to the credit in your books of account, then its nature and source तो एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, लेकिन वह व्यक्ति जिसके नाम से ये पैसा खड़ा है उसको भी ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इसकी नेचर और सोर्स क्या है। यानी कि लोन और बोरोइंग लेते समय उस भैया से पूछ लो ठोक बजा के कि ये कहां से आया है, आप भी तैयार रखना भैया। जैसे मैं तो तैयार रख रहा हूं, तुमसे कंफर्मेशन ले लिया मैंने, तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट ले लिया, तुम्हारी बैलेंस शीट ले ली, तो जो जिसमें से तुम मुझे पैसे दे रहे हो इसी तरह से तुम भी ये कागज तैयार रखना या तैयार करके मुझे अभी दे दो। जैसे कि जब मेरा असेसमेंट होगा तो मैं इनको प्लेस कर दूंगा और यदि कोई इंक्वायरी हो तो भैया जरा आप देख लेना। तो यानी कि जो बर्डन 2012 के फाइनेंस एक्ट ने शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के लिए क्लोजली हेल्ड कंपनी पर बढ़ाया था, अब सभी पर लोन और बोरोइंग को लेकर ये बर्डन बढ़ा दिया गया है। अब उस दिन किसी ने पूछा सर यदि बैंक से लोन लेता हूं तो क्या बैंक को भी बोलूं भैया आप भी तैयार रहना? देखो यदि टेक्निकली चलेंगे तो बिल्कुल, और वो चूंकि अब बैंक होते हैं, आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, तो वहां पर भी पूछा जा सकता है। और लेकिन प्राइवेट लोन्स और बोरोइंग्स के लिए तो ये एडिशनल बर्डन डिस्चार्ज करना होगा, ये सब ध्यान रख लें। इसके अलावा उसमें एक शब्द है कि लोन और बोरोइंग और एनी सच अमाउंट। तो अब लोगों के मन में प्रश्न आया कि भैया हमारे यहाँ तो कोई एडवांसेस भी आते हैं, हमारे यहाँ तो भाई परचेजेस की क्रेडिट भी आती है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या उनमें भी हमको सोर्स ऑफ द सोर्स बताना पड़ेगा? तो उसके लिए मेरा कहना यह, चूंकि लोन और बोरोइंग और एनी सच अमाउंट, दिस वर्ड सच जो है ना वो इस बात को इंडिकेट करता है कि सच मीन्स कि सच अमाउंट विच इज इन द नेचर ऑफ लोन और बोरोइंग। तो वहां लेकिन लिटिगेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इसको हमारे यहाँ कहते हैं इंटरप्रिटेशन लॉ में रूल ऑफ एजुसडेम जेनेरिस, कि एक शब्द का मतलब उन शब्दों के मतलब से भी लिया जाए जिनकी की संगति में यह शब्द है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अब तक हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, ये पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इसी तरह लॉ के फील्ड में भी इस तरह की बात है। ए वर्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स इन हुज कंपनी दिस वर्ड इज। है सत्संगति, बहुत बड़ी चीज होती है संगति। हमें ध्यान है बचपन में हम किसी भी ऐसे बच्चे के साथ खेला करते थे तो हमको मिल जाती थी वार्निंग। हम सोचा करते थे उस वक्त भी इसमें क्या बात है, और वो खराब हो सकता है, हम तो नहीं होंगे, लेकिन नहीं। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी। हम कहते थे अपने माताजी पिताजी से कि आप ये वाला क्यों दुआ पढ़ रहे हो हमारे लिए। अब ये एकदम मेरे दिमाग में आया जो मैंने बोल दिया कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की वो कहते थे लागेगी। हाँ, कि तुम काजल की कोठरी में कितने भी सयाने होके जाओ लेकिन काजल काला तो लग ही जाएगा। और हम अपने माँ बाप से कहते थे कि आपने ये वाला तो पढ़ लिया, और दूसरा जो लिखा रहीम ने, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि चंदन के पेड़ पर चाहे भुजंग सर्प लिपटे हुए होते लेकिन कभी चंदन पर तो व्यापते नहीं हो। तो आप
उस वाली चीज को कैसे भूल जाते हो? चलो ये एक लाइटर वेज में, बट मैं देखो जो इनकम टैक्स है वो थोड़ा शुष्क विषय है, और सिवाय संदीप के, आपके और मेरा तो पता नहीं नहीं, मेरा सुन रहा है, मेरा सुन रहा है सर। मुझे मालूम है सुन रहे हैं, वो चाय भी पी रहे होंगे, मुझे ये भी मालूम है। तो इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता कि भाई किसको सुन रहा है, किसी को समझ में आ रहा है। अच्छा, आपने अपने ये म्यूट किए हुए हो ना, तो कोई मजाक सा भी करो तो खुद ही हंस लो बस, है? अच्छा, जो आप उसमें 37 में बता रहे थे, मैं प्रश्न पूछते पूछते रह गया। नहीं जो एडिशनल फीस है एमसीए की, इट इज आल्सो नॉट परमिसिबल टू, मतलब नॉट टू बी अलाउड। अब ये एक विषय बनेगा कि जो एडिशनल फीस है वो कंपाउंडिंग विच इज फॉर ए कंपाउंडिंग पर्पस। नेचर में नहीं है, जैसे कि 30 दिसंबर तक हमको कोई फॉर्म फाइल करना था, वो नहीं किया। हाँ, तो अब उसके हम लिए 10 जनवरी को कर रहे हैं, तो जो फीस 500 रुपए तो थी इट इज वो नॉट, 700। तो इसका मतलब इट इज नॉट एन ऑफेंस एंड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड इट कैन नॉट बी सेड टू बी कंपाउंडिंग, तो देयरफॉर चलेगा। ठीक है ना? कंपाउंडिंग वर्ड है वहां पर जो है। हाँ, वर्ड कंपाउंडिंग लिखा है। तो सेक्शन 68 में मैं, हाँ, रूल ऑफ एजुसडेम जेनेरिस, जैसे मैंने बताया रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन होता है, रूल ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरह गोल्डन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। और वैसे सच पूछो तो मुझे भी नहीं मालूम पड़ता कब कौन सा कहां लगेगा, हम सब लगा देते हैं। तो उसमें एक रूल है, रूल ऑफ एजुसडेम जेनेरिस, कि दैट ए वर्ड शुड टेक इट्स कलर फ्रॉम द प्रीसीडिंग वर्ड्स। तो लोन और बोरोइंग और एनी सच अमाउंट means that such amount has to take its color from the word loan or the word borrowing. तो इसलिए एडवांसेस मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। देन कम्स सेक्शन 79A, जिसको कि मैंने भी कल कविता के रूप में भेजा था। डीडी साहब तो पढ़ नहीं पाते हैं, वैसे कभी कभी पढ़ते हैं जब ये खाली होते हैं, वैसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो सेक्शन 79A, और मैं बतलाऊं, मैं जैसा आपने कहा कि जो आदमी इस तरह से लिखता है वो मस्ती में रहता है, मैं वाकई बड़ा मस्ती में रहता हूं, है? ये तो है, क्योंकि ये जो क्रिएशन है ना, इस क्रिएशन, अब मैंने और राजकुमार जी ने किताबें लिखी, मैं बता नहीं सकता उन किताबों से टैक्समैन वाला जो रॉयल्टी देता है वो तो चलो जो देता है, लेकिन जो आनंद जो हमको मिला और मिलता है, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं, बिकॉज क्रिएशन है वो। बिल्कुल। मैं अब समझ सकता हूं कि एक मदर जब एक चाइल्ड को बर्थ देती है, उसको जो प्लेजर होता है, मतलब ये उसी तरह की क्रिएशन का प्लेजर है। तो एक अल्लड़ और फक्कड़ एक एटीट्यूड होने लगता है, तो और मैं उस चीज को जीने लगा। सर मैं समझता हूँ जब माइंड शून्य में होता है ना, मतलब अगर अब हम बैठे हैं तो माइंड में डायरेक्ट टेक्स्ट चल रहा है, राकेश जी सामने बोल रहे हैं क्या प्रपोजल थे, ये आया वो आया, ये गलत कर दिया अच्छा कर दिया, लेकिन जब आप अपना क्रिएशन वाला काम करेंगे तो उस समय शून्य में होते हैं हम, जो है ना, फिर वही मजा आता है। मैं आज अपनी वाइफ से कह रहा था कि मैं 4 दिन बजट आया, मैंने कुछ नहीं, मैं सिर्फ सुबह उठ के जल्दी, केसेस भी लगे होते थे तो वो भी पढ़ने होते थे, तो रात 3:30-4 बजे उठ के मैं ये पढ़ता था। कोई चीज करने का मेरा और कुछ वो ही नहीं हो पाता था ना। मैं जो न्यूज भेजता हूँ डेली लिख के कविता के रूप में, अब जैसे अब जब मेरे बजट पे ये हो गया तो कल फिर मैंने लिख डाली, और एक तो अभी लिख डाली, तो सुना डाली। सुना भी डाली। ये अब आता है क्रिप्टो करेंसी। जी। क्रिप्टो करेंसी, एक तो इसकी जो डेफिनेशन दी है वर्चुअल डिजिटल एसेट की, ये मैं बड़ा ही विनम्रता पूर्ण मैं इसको स्वीकार करूंगा कि मेरी समझ से तो बाहर है। अब भाई एक तो अपने आप में कॉन्सेप्ट ही बड़ा नया है, और उस कॉन्सेप्ट नए के साथ इन्होंने जो सेक्शन, और यदि ये सीए फाइनल में मैं होता और ये मुझको याद करनी पड़ती, तो मैं बता रहा हूं कि ये कम से कम 2 घंटे में रटी जाती। अब हम इसको मोटे तौर पे कर लें
कि क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल डिजिटल, सबसे पहले जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन है केवल क्रिप्टो करेंसीज तक कन्फाइन नहीं है। कोई भी डिजिटल एसेट, कोई भी टोकन के रूप में, कोड के रूप में, नॉन फंजिबल एनएफटीज के रूप में जो भी डिजिटल एसेट हैं, उसकी ट्रांसफर पर टैक्स लगे ना लगे, कैसे लगे, ये पिछले कई वर्षों से एक बहुत ही डिबेट का मुद्दा था। सो मच सो डिजिटल करेंसी को हमारे यहाँ कि बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा जाता। जैसे गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग को नेचुरली समाज में मान्यता नहीं है, लेकिन सरकार कहती है भैया गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग तुम्हारी, उसका पाप होगा तुम्हारा, हमको तो टैक्स दे दो। महर्षि वाल्मीकि जी जब लूटपाट करते थे तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा भाई ये देखो मैं जो करता हूं ये तुम्हारी वजह, तुम्हारे लिए करता हूं, तो इसके भागी तो तुम भी हो। तो बच्चे बोले नहीं साहब, हम इसके भागी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह सरकार भी उस बच्चों की तरह बोली भैया जो तुम्हारा ये क्रिप्टो है, करप्टो है, तुम्हारी गैम्बलिंग है, तुम्हारी स्मगलिंग है, ये इसका जो पाप पुण्य के भागी हो वो आप हो, हमारा भाग तो हमको दे दो जो 30% है डिजिटल एसेट्स के लिए। सो एनी प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल virtual digital asset will be chargeable to tax at the rate of 30%. And if there is any loss in your hands under any other head, that will not be allowed to be set off against this income. Similarly, if there is a loss on the transfer of virtual digital asset, then it will not be allowed to be set off against any other income. It will not be allowed to be carried forward. तो ये इन्होंने 115 BBH ऐड किया और साथ में एक 194S भी इंसर्ट किया, ये कहते हुए कि जो व्यक्ति पेमेंट करेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की, वो 10,000 रुपए से यदि ऊपर है तो उस पर 1% टैक्स काटेगा। और यदि आप स्पेसिफाइड पर्सन हैं, इंडिविजुअल और HUF हैं, या तो बिजनेस नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, प्रोफेशन में तो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो 50,000 तक आपको हम छूट देते हैं, 50,000 से ऊपर पर आपको टैक्स काटना होगा। अब ये जो प्रोविजंस लाए हैं असेसमेंट ईयर 23-24 से, तो क्या पुराने सालों का जो प्रॉफिट इनकम है वो भी इससे गवर्न होगा? तो उसका उत्तर है नहीं। पुराने सालों का क्या एग्जेम्प्ट है? इसका मतलब नहीं। पुराने सालों की जो टैक्सेबिलिटी होगी वो होगी एज पर द जेनेरिक लॉ, एज पर द अदर लॉ, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो डिजिटल एसेट थी वो क्या इन्वेस्टमेंट की तरह आपने होल्ड की थी या ट्रेडिंग एसेट की तरह होल्ड की थी, ये डिपेंड करेगा कि उससे जो होने वाली इनकम है वो आपकी कैपिटल गेन की इनकम है या बिजनेस इनकम है। लेकिन यदि उस पीरियड का भी कोई लॉस है तो वो भी कैरी फॉरवर्ड सरकार बिल्कुल मूड में नहीं है। सरकार द टोन, टेनर एंड टेक्सचर, मैं हमेशा कहता हूं 3 चीजें होती हैं, टोन, टेनर एंड टेक्सचर। चाहे बोलने में देख लो आप, टोन कैसी है, टेनर क्या है उसका, टेक्सचर क्या है, इन उससे मालूम पड़ जाएगा। तो टोन, टेनर एंड टेक्सचर ऑफ दिस टैक्सेबिलिटी ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट indicates with sufficient precision that टैक्स तो ले रही है सरकार, बट जैसे अटल जी ने कहा था कि मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा, उस तरह से दूर से वो कह रही भैया 30% दे दो। अच्छा, फिर लोगों ने कहा इसका मतलब भाई सरकार ने इसकी लीगलिटी एक तरह से मान ली। बोला ना 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 ना, वो लीगलिटी, इसको लीगलिटी मान लिया जाए, ऐसे किसी भ्रम में नहीं रहना। और हमारे टेबल पर सारे विकल्प हैं, अभी सरकार भी नहीं सोच पा रही है कि हमारे टेबल पर सारे विकल्प हैं, वाइडर कंसल्टेशंस में हैं,
हम क्या करेंगे, ये समय के गर्त में और समय के गर्भ में है। तो एक सर्वे में इन्होंने संशोधन किया, बड़े चुपके से किया, धीरे धीरे हौले हौले किया, और उसकी गंभीरता हम समझ नहीं पाए। और जो किया वो ये, अच्छा, उसकी कोई बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं है। हालांकि चर्चा करने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन उसकी कोई चर्चा भी नहीं है। वो संशोधन ये है कि जब टोला आया था, टोला मतलब आपको ध्यान हो, ऑर्डिनेंस आया था पैंडेमिक की वजह से, ये सब डेट बढ़ा दी गई थी। फिर ऑर्डिनेंस को तो 6 महीने में एक्ट बनना होता है, तो 6 महीने बाद उन्होंने टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशंस एंड अमेंडमेंट एक्ट 2020 बनाया। उसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं टोला। नाम अपने आप में काफी है, मजेदार लगता है, टोला। टोला में इन्होंने एक अमेंडमेंट किया कि सर्वे कौन कर सकता है। ये अधिकारी गण उस सेक्शन, सर्वे वाली जो सेक्शन है 133A, उसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, वो सारे। लेकिन कौन से, ये टोला है बताया, who are subordinate to principal director general investigation, who are subordinate to principal chief commissioner TDS। अब ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन था कि भैया अब तो ये सारे अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन विंग के होंगे केवल उन्हीं को ही दिया जाएगा, या TDS विंग के होंगे केवल वही सर्वे करेंगे, और प्रिंसिपल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर TDS के अधीन ये लोग हैं, केवल वही कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर्वे का जो स्कोप था वो काफी रेस्ट्रिक्ट हो गया। अब जो संशोधन प्रस्तावित है उसके हिसाब से उन्होंने प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के साथ जो इन्वेस्टिगेशन था उसको हटा दिया, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के साथ था TDS, उसको हटा दिया। इसका मतलब ये सारे अधिकारी जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के अधीन है या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के अधीन है, तो बचा कौन? हाथी के पांव में सबका पांव। तो हाँ, एक ये पुछला जरूर लगा दिया, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि सर्वे करने की पावर जो सीमित कर दी गई थी इन्वेस्टिगेशन और TDS विंग के द्वारा, अब शायद फिर सभी के लिए वो खोल दी गई। अपडेटेड रिटर्न, ये संदीप सर यहाँ पर, यहाँ जरा थोड़ा सा माहौल वो बना दें, वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये जो गवर्नमेंट जो गोल्ड बॉन्ड निकालती है या अभी ग्रीन बॉन्ड की बात कर रही है, दिस इज आल्सो फॉल इन वर्चुअल डिजिटल एसेट? नहीं, वो टेंजिबल है। टेंजिबल का है? नहीं, जो गोल्ड बॉन्ड है ये, बिकॉज इफ यू रीड दैट लैंग्वेज ना, वो मैं या तो 247A निकाल के देखेंगे, उसमें नहीं आता। रादर ये वाली बात भी आ रही थी कि जो फ्लाइंग पॉइंट्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स के पॉइंट्स होते हैं, क्या वो भी उसमें कवर होंगे? उसमें कवर नहीं होंगे। ओके, ये वर्चुअल एसेट्स तो है, वर्चुअल एसेट्स है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है क्या, किस वजह से आप उसको पढ़ेंगे ना तो उससे निकल आएगा, उसमें नहीं आते हैं। ओके 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 ओके। 139(8)A, 139(9), 140B अपडेटेड रिटर्न। ओरिजिनल सुनी थी, लॉस रिटर्न सुनी थी, बिलेटेड सुनी थी, रिवाइज सुनी थी, डिफेक्टिव सुनी थी। अब अपडेटेड रिटर्न कि हर एक व्यक्ति को अपडेटेड रिटर्न भरने का अधिकार है असेसमेंट ईयर के 24 महीने के अंदर। देखो कितनी बढ़िया 4 लाइनों में उन्होंने ये कह दिया कि सबको अधिकार है। इसके बाद अब बताना शुरू किया कि किस किस को अधिकार नहीं है, और वो 13 हैं। 13 जब तक CA फाइनल का टैक्स का पेपर होता था, अकाउंटेंसी का पेपर होता था, उसका जो पहला क्वेश्चन होता था वो आप एक जब पढ़ना शुरू करते थे और आखिर तक पहुंचते थे तो भूल जाते थे क्या था, तो इतना लंबा होता था, आधा घंटा लग जाता था पढ़ने में। तो अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन ये है, ए पर्सन
whether he has furnished his return originally under section 139 1 subsection 4 or subsection 5, now is entitled to file updated return within a period of 24 months from the end of the assessment year, and particulars of the income and the manner in which it will be furnished will be prescribed. But if it is a return of loss, then it cannot be filed. यदि आपने ओरिजिनल लॉस की रिटर्न भरी 1 करोड़ की, उसको घटा के 70 लाख भी करना चाहो तो 30 लाख भी तो आप एडिशनल दे रहे हो। बोले ना, जो अपडेटेड रिटर्न है वो लॉस की होगी, चाहे घटी हो या बढ़ी हो, वो हमारे लिए अपरिग्रह है, अस्पृश्य है। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि इफ द अपडेटेड रिटर्न has the effect of decreasing the tax liability, then the tax liability shown in the originally filed return तो भी नहीं। तीसरा उन्होंने दिया, if updated return now has the effect of claiming refund or increasing the refund, then also it cannot। तो तीन तो ये राइडर हो गए। फिर उन्होंने कहा कि इफ ए पर्सन हैज बीन सर्च्ड देन ही इज आउट, इफ ए पर्सन हैज बीन सर्वेड देन ही कैन नॉट, देन ए पर्सन whose money, bullion, jewelry, valuable article or thing has been found in some search and a notice is issued to him, वो भी नहीं कर सकता। If a person's books of accounts or documents were found in somebody else's search and notice is issued to him, तो ये नहीं कर सकता। 4 ये हो गए, 3 वो, 4 ये, 7। अच्छा, ये जो 4 हैं, ये एक तो ईयर ऑफ सर्च वाले साल का नहीं कर सकते, ईयर ऑफ सर्वे वाले साल का नहीं कर सकते, और पिछले 2 साल का नहीं कर सकते। ठीक है। अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई है, अभी 7 ही हुए। अभी 7 ही हुए। अब आगे के 6 यानी कि 13, और जो 13वां है वहां उन्होंने अपने पास सत्ता को केंद्रित किया है। तो कहते हैं आगे, वो कहते हैं आगे कि यदि आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न भर ली इस साल की तो दोबारा नहीं, तब ठीक बात है। ये तो भाई अब एक बार ही देंगे आपको मौका। और इसके पीछे वजह क्या है, आप इसकी जो फिलॉसफी है डीडी साहब, जो इसकी फिलॉसफी है वो ये है कि डिपार्टमेंट के पास बहुत डाटा आ रहा है, एसएससी ने रिटर्न भर दी, 3 साल के अंदर डिपार्टमेंट 148 का नोटिस इश्यू कर सकता है। तो 2 साल का टाइम इसलिए दिया है कि जब वो इंफॉर्मेशन आ जाए उसके बेसिस पर रिटर्न भर दे, और फिर भी ना भरे तो फिर हमारे पास 148 करने का टाइम रहे। तो यदि आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न भर दी, दोबारा नहीं दी जाएगी आपको चांस। फिर है कि आपका असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकॉम्प्यूटेशन और रिवीजन यदि पेंडिंग है या हो गया है। अब देखिए, ये भी आज मैंने जो सजेशंस दिए आईटीएटी बार की मीटिंग में कमलेश वार्ष्णेय साहब को, मतलब हो सकता है ये चैप्टर दोबारा लिखना पड़े इनको, ये अपडेटेड रिटर्न वाले पे। मैंने काफी उसमें लास्ट में कह के गए कि आज जो मुझे सजेशंस मिले हैं वो बड़े सीरियस सजेशंस हैं। उन्होंने कहा, ही इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने उसमें प्रश्न उठाए। मैंने भाई पहले एक दिन तो इसको पढ़ने में लगा, आप पहले पढ़ने में तो आप पहले समझते हो है क्या ये। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के मैंने इसमें फिर पॉइंट निकाले कि यार ये तो, अच्छा पहले तो क्या होता था, मैं, राजकुमार जी, सोमिल, हम सब साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, पर वो इतने सारा प्रेशर रहा कि हम तीनों बैठ ही नहीं पाए। तो मैंने अभी राजकुमार जी और हम बैठ जाए तभी और निकलेंगे, पर वो
अब मैंने कहा जी आप कह रहे हो असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकॉम्प्यूटेशन। मैंने कहा, वो कह रहे थे इस असेसमेंट का मतलब 143.3 है। मैंने कहा ना, या तो आपने सेक्शन मेंशन की होती, वरना 147 में 3 शब्द साथ साथ इस्तेमाल हुए हैं, असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकॉम्प्यूटेशन। तो मेरे हिसाब से तो 147 के लिए है। और असेसमेंट के लिए इसलिए नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए कि अब तो असेसमेंट का जो टाइम पीरियड है खत्म करने का 9 महीने का ही है। तो आप किसी का असेसमेंट करके वो कहोगे तू अब नहीं कर सकता 2 साल के लिए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट विजिबिलिटी, कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास इस एसएसई की इस साल के बारे में सफेमा में, ब्लैक मनी लॉ में, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में या पीएमएलए में कोई इंफॉर्मेशन आ गई हो और असेसिंग ऑफिसर ने कम्युनिकेट कर दी, मैंने कहा जी इंफॉर्मेशन खराब ही हो, ये क्या मतलब हुआ? हो सकता है इंफॉर्मेशन ये हो कि इस एसएससी ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, दैट्स ऑल, और हमें लगता है कि ये शायद बेनामी प्रॉपर्टी थी। तो ये क्या इंफॉर्मेशन? अब इंफॉर्मेशन जो कोई, और फिर कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? यहां तो तुमने वर्ड नोटिस भी नहीं लिखा, कम्युनिकेशन होगा आईटीओ कहेगा मैंने टेलीफोन बता दिया था जी। सो ये सारे ग्रे एरियाज हैं जिसकी वजह से लिटिगेशंस होंगे। फिर फॉरेन कंट्री से कोई इंफॉर्मेशन आई तो आप नहीं कर सकते। सेक्शन 90 और 91 जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, या आपके अगेंस्ट में इस साल के लिए कोई भी प्रोसिक्यूशन चल रहा हो इनकम टैक्स एक्ट में, तो आप नहीं कर सकते। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि बोर्ड में प्रेस्क्राइब सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हु कैन नॉट फाइल। तो इतनी सारी डिसेबिलिटीज, 13 डिसेबिलिटीज रखी गई। और फिर ये कहा 139(9) में कि इस एडिशनल और अपडेटेड रिटर्न के साथ जो टैक्स पे होगा उसका प्रूफ इस रिटर्न के साथ जाएगा। अब टैक्स कितना लगेगा? एडिशनल टैक्स उन्होंने कहा एडिशनल टैक्स लगेगा 12 महीने में रिटर्न फाइल करोगे तो 25%, 24 महीने में करोगे तो 50%। इसमें बहुत सारे हाइपर टेक्निकल चीजें हैं, मैं उस बारे में ज्यादा नहीं घुस रहा हूं क्योंकि वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा कि 234A लगेगा, कितना लगेगा, 234B लगेगा नहीं लगेगा, किस किस चीज का क्रेडिट दिया जाएगा। तो मैं इसको अपडेटेड रिटर्न को मैं यहीं पर अपडेट करके खत्म करता हूं। 144B फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस असेसमेंट का प्रोविजन टोला में लेके आए थे। उसमें एक सबसेक्शन 9 था जो ये कहता था कि यदि कोई कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो पूरा असेसमेंट ऑर्डर नॉन एस्ट हो जाएगा। बहुत सारी रिट्स गई, बहुत सारी रिट्स फाइल हुई कि साहब ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं दिया या वेरिएशंस नहीं कन्फ्रंट कराए हुए वेरिएशंस का नोटिस नहीं दिया गया, तो हाई कोर्ट ने वो सेट असाइड कर दिए। अब इन्होंने सबसेक्शन 9 को बैक डेट से उसको हटा दिया है, बोलते हैं कि ये सेक्शन गलती से आ गई थी, परेशानी कर रही थी, इसको हम हटा देते हैं। 148A में उन्होंने कुछ परिवर्तन किए हैं। तो मेजर परिवर्तन जो किया वो ये किया कि इंफॉर्मेशन पहले 2 तरह की होती थी, अब उन्होंने 5 तरह की कर दी है। एक तो इंफॉर्मेशन एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, वो इंफॉर्मेशन है। दूसरा सीएजी के ऑडिट ऑब्जेक्शन की बजाय एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन कर दिया। तीसरा उन्होंने कर दिया सेक्शन 90 या 91 में कोई इंफॉर्मेशन आई हो फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत, वो इंफॉर्मेशन हो गई। या एक फेसलेस मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है सेक्शन 135A में, यदि वो इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और किसी कोर्ट और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस पे यदि कोई एक्शन लेना है तो वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो इन 5 इंफॉर्मेशन के आधार पर केस को खोला जा सकता है, ऐसा उन्होंने संशोधन किया है। देन उन्होंने कहा कि
यदि इंक्वायरी होगी तो वो तो प्रायर अप्रूवल से होगी, लेकिन यदि एसएससी को कन्फ्रंट कराना है उसके लिए अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता नहीं है। और 148 में भी प्रायर अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके साथ 148A स्मॉल डी का ऑर्डर जाना है, क्योंकि वो ऑर्डर अप्रूवल से पास होगा। उसके बाद 149 में उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट चेंज किया है, और वो चेंज ये है कि 3 साल और 10 साल, ये जो दो लिमिट है, 3 साल तो चलो पहले था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो 3 से 10 वाला साल है उसमें प्रोविजन ये था कि यदि एस्केप्ड इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा की है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स, तो अब उन्होंने कहा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स से दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स नंबर 1, और it is represented by expenditure in respect of a transaction or in relation to an event or occasion, or it is represented by book entry or entries in the books of account। तो यानी अब कुछ बचा नहीं, तो 50 से 50 लाख या उससे ऊपर की इनकम एस्केप हो रही हो और ये जो तीनों चीजें से रिप्रेजेंट हो रही हो, तो केस को खोला जा सकता है। और ये 50 लाख सिर्फ एक साल में नहीं, एक से ज्यादा सालों में है, तो सारे सालों के केस खोले जाएंगे। जो 50 पहले था 50 लाख के लिए भी एक साल में देखी जाएगी, ऐसा नहीं है। और 50 लाख की जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है वो एक साल में देखी जाएगी, ऐसा अब उन्होंने संशोधन कर दिया है। 194 IA 1% पहले था, जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरर को जो एक्चुअल पेमेंट करेगा उसका 1% उसको TDS काटना होता था इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। तो उन्होंने कहा कि 1% मिसमैच की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसीडरेशन पेड उसका 1%, विच एवर इज हायर, उसका 1% काटना है। लेकिन मिसमैच तो फिर भी रहेगा, क्योंकि सेक्शन 50C में तो यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा नहीं है एक्चुअल कंसीडरेशन का, तो एक्चुअल कंसीडरेशन ही लिया जाता है। एग्रीमेंट के दिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वही ली जाती है यदि पार्ट ऑफ दैट पेमेंट इज मेड थ्रू द बैंक चैनल। तो 194 आई में हम ये समझ लें कि अब 1% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसीडरेशन व्हिचएवर इज हायर वो डिडक्ट करना होगा। 239A ये एक नया प्रोविजन है कि किसी एसएससी को किसी नॉन रेजिडेंट के साथ अरेंजमेंट और एग्रीमेंट ये है कि भैया मैं तुझे ये अमाउंट रेमिट करूंगा, लेकिन ये नेट ऑफ टैक्स है, टैक्स मैं बियर करूंगा। लेकिन एसएससी ये क्लेम करता है कि टैक्स वाज नॉट इनफैक्ट चार्जेबल, तो उसको पहले टैक्स पे करने के बाद सीधा उसको CIT अपील के पास अपील करने का अधिकार था। कोई ऑर्डर नहीं होता था, बस उसको ये कहना होता था साहब दिस इज द अरेंजमेंट according to which taxes to be borne by me, I have paid the taxes, but I dispute that this tax is not chargeable on this amount which I am remitting। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है, जो ये सारी तुम्हारी ग्रीवांस है, सबसे पहले तुम असेसिंग ऑफिसर को कहो, असेसिंग ऑफिसर विल पास एन ऑर्डर ऑन योर दिस कंटेंशन, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑर्डर देन यू फाइल अपील। तो उन्होंने 248 को मॉडिफाई किया है, 239 एक सेक्शन बना दी है। 271 AAB, AAC, AAD की जो पेनल्टी है वो अब असेसिंग ऑफिसर के साथ साथ कमिश्नर अपील भी लगाएंगे। 271 AA की एक पेनल्टी इंट्रोड्यूस की है कि चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस और फंड्स जो सेक्शन 1023C 4A 6 4, 5, 6, 6A इनमें रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें यदि ऑथर्स, ट्रस्टीज, मैनेजर्स, उनके रिलेटिव्स या उनके कंसर्न यदि जो भी है इनमें जिनमें उनके सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उनको यदि अनरीजनेबल पेमेंट है तो ऐसे केस में 271 AAE की पेनल्टी लगेगी। और वो पेनल्टी कितनी होगी? 100% ऑफ सच अनरीजनेबल बेनिफिट गिवन। फर्स्ट ईयर में
100% of such unreasonable amount benefit given to these persons, and on second occasion this will be 200% of the income. And kindly mind, it is not tax. 100% of unreasonable payment made to those persons, here 200% of unreasonable payment. 263 में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ऑर्डर भी अब रिवाइज हो सकता है सेक्शन 263 में। और किसको अधिकार होगा रिवाइज करने का? जो प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के, उनको ये रिवाइज करने का अधिकार होगा if that authority believes that transfer pricing assessment order is erroneous and prejudicial to the interest of revenue. एक पेनल्टी है 272A की, जो 1999 में जब एक्ट आया था उसमें उन्होंने कहा 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी। उसमें कई सारे डिफॉल्ट हैं सबसेक्शन 2 में, कि जैसे आपको नोटिस इशू हुआ 133(6) का, आस्किंग फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन, यू डू नॉट फर्निश दैट इंफॉर्मेशन, इस तरह से उसमें 5-6, तो उसके लिए 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी थी। तो मेमोरेंडम में लिखा है कि 100 रुपए की पर डे की पेनल्टी अब काफी छोटी हो गई है और लोगों को डिफॉल्ट करने से रोकती नहीं है, तो इसलिए 100 रुपए को 500 रुपए पर डे कर दिया जाए। 194R जो बेनिफिट और परक्विजिट बिजनेस या प्रोफेशन करने के दौरान किसी व्यक्ति को रिसीव होते हैं, उसकी वो बिजनेस आय होती है। और जो बिजनेस आय होती है इसके बारे में जो लीगल मैंडेट है वो सेक्शन 28 ब्रैकेट में स्मॉल रोमन 4 में लिखा है। एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम। तो आपने देखा होगा कंपनीज हैं वो फ्रीबीज देती हैं, तो वो सेक्शन 28(4) में रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, लेकिन कोई उनको दिखाता नहीं है। तो इसलिए इन्होंने टीडीएस का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है 194R के रूप में, दैट इफ द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज मोर देन ₹20,000 then 10% tax has to be deducted. And if this amount is wholly in kind or partly in cash or partly in kind, and that partly cash is not enough to cover the amount of the tax, then in that case, this person who is extending the benefit of perquisite will have to ensure that the due tax is paid by the beneficiary. तो ये 194R है। और ट्रस्ट, एक ट्रस्ट ऐसी चीज है जिसके के बारे में ना केवल इस साल में लेकिन साल दर साल जो अमेंडमेंट्स प्रस्तावित होते हैं, वो अमेंडमेंट्स आर एज ए रिजल्ट ऑफ द डीप डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। और इस साल के फाइनेंस बिल में तो जो परिवर्तन या प्रस्ताव संशोधन के प्रस्तावित किए गए हैं वो इतने हैं कि वाकई ट्रस्ट वाले भी लोग सोचे कि वाकई रजिस्ट्रेशन लेने का कोई फायदा है या 30% टैक्स है। इतनी सारी कंप्लायंसेस, इतने सारे इफ्स बट्स, ये करना वो करना। और 1023C जो सेक्शन है उसके 24 प्रोवाइजो हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 24 प्रोवाइजो। और उन प्रोवाइजो पे नंबर भी नहीं, गिनने पड़ते हैं जब हम मैटर आर्ग्यू करते हैं कोर्ट के सामने कि माय लॉर्ड्स काइंडली सी 10th प्रोवाइजो एंड दिस 10th प्रोवाइजो इज ऑन सच एंड सच पेज, ऐसे बताना पड़ता है, वरना तो गिनो उनको 1 2 3 4। सो आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड कि 11, 12 और 1023C को इन्होंने एक एट पार करने की कोशिश की है, एट पार कर दिया है। अरे इन दोनों को हटा के एक नई सेक्शन बना देते, उसी में सारा चीज कर देते, तो पता नहीं क्यों। तो एक इन्होंने पेनल्टी तो जैसे मैंने बताया कि 271AA अनरीजनेबल पेमेंट्स यदि
आप ऑथर को, मैनेजर को, ट्रस्टीज को, उनके रिलेटिव्स को करेंगे तो पेनल्टी 271 AA में है। दूसरा, इन ट्रस्ट से या चैरिटेबल ट्रस्ट या फंड या हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कि यदि उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में है, other than the income which is exempt under section 11 and 12 and which is above the maximum amount which is not chargeable to tax, तो उनको क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है, कहाँ रखनी है, ये हम प्रेस्क्राइब करेंगे। ये एक प्रस्ताव है कि हम बतलाएंगे। इतने सालों से ऑडिट कराने की प्रोविजन ऑलरेडी है, ये इतने सालों से सब ऑडिट करा रहे हैं, वरना ऑडिट करके रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो इनकी तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अब ये बताएंगे कि ऐसे ट्रस्ट्स और इंस्टीट्यूशंस को क्या किताबें रखनी है, कितने साल की रखनी है, कहाँ रखनी है। देन एप्लीकेशन ऑफ इनकम 85% अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का क्या मतलब है, उन्होंने कहा है कि एक्चुअल खर्चा नहीं होगा तो उसको हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। यानी कि मर्केंटाइल सिस्टम के बेसिस पे कोई लायबिलिटी इनकर हो गई है जिसको कि हम एप्लीकेशन ले लिया करते थे, नहीं, एक्चुअल पे होगा तो ही हम इसको एप्लीकेशन मानेंगे, वरना हम इसको एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो एक बड़ा साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, उसकी जगह ये जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग पर बुक्स रखना होगा। अब देखिए, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड a very scientific method of accounting. I am not saying that the cash method of accounting now is inferior in that sense, but mercantile system is more scientific. लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में उस मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के साथ छेड़छाड़ जारी है। मुझे याद है जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की 83 में 43 भी सेक्शन आया, जहां उन्होंने कहा भी खर्चे आपकी लायबिलिटी चाहे इनकर हो जाए, यदि आप पे नहीं करते हैं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर 40A IA आया कि खर्चे आपके कुछ भी हों, हम जब तक अलाउ नहीं करेंगे, यदि इस पर टैक्स कटना था, टैक्स नहीं काटा या काटा, जमा नहीं कराया। तो जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग मर्केंटाइल बेसिस पर टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए वो डाइल्यूट करते जा रहे हैं। और ट्रस्ट के केस में तो अब उन्होंने एप्लीकेशन जब भी मानेंगे जब एक्चुअली खर्चा हो, तो वो करके इन्होंने काफी एक ने बताया कि यदि इन 2-3 वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा या विड्रॉ होगा या रिफ्यूज होगा तो आपकी इनकम की क्या टैक्सेबिलिटी होगी। मेरे पास भी, आपके पास भी बड़े सारे केसेस आए होंगे जहाँ पे कि सीपीसी ने चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को ग्रॉस रिसीट पे टैक्स कर दिया है। अब किसी वजह से 12AA के पर्टिकुलर्स फॉर्म में नहीं भरे तो उसको अनरजिस्टर्ड मानकर और अनरजिस्टर्ड मानकर ग्रॉस बेसिस पर 30% टैक्स लगा दिया है। तो जो इस तरह की चीजें हुई तो उसका रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास गया होगा, मानता हूं मैं ऐसा। तो इन्होंने ये बताया है कि यदि रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो इसकी इनकम को कैसे टैक्स लगेगा। तो उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट्स के लिए जो खर्चा किया है वो हम अलाउ कर देंगे। तो इस तरह से उन्होंने, बशर्ते कि वो कॉर्पस में से ना हो, बशर्ते कि यदि कोई एसेट आपने है, यदि वो उसको किसी एप्लीकेशन में ले लिया है तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने, तो अब 5:30 लगभग बज गए हैं और मैंने बात का 15-20 मिनट का तो सोते हुए लेक्चर दिया है। मैं पता नहीं क्यों, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। मैं लिटरली आंखें मेरी बिल्कुल झुकी जा रही हैं। मैं सो गया हूँ, सोते हुए ही दिया मैंने। तो अब कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न देख लेते हैं संदीप, ठीक है? चैट बॉक्स में है? चैट बॉक्स में नहीं है। सर ये जो अभी ट्रस्ट वाला जो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग है
ये जो एक्यूमुलेटेड इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होगा या टोटल एप्लीकेशन, चाहे वो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर हो या कैसी भी हो, मतलब उन्होंने उसको कैश मेथड कर दिया है। कैश मेथड कंप्लीटली। एप्लीकेशन माना ही जब जाएगा जबकि वो एक्चुअल स्पेंड। ओके, तो संदीप इसको खत्म करें, मैं आई एम टू टायर्ड। डीडी जी एक मिनट सर। ये उसको बोलो उठा लेंगे। तो एक नंदन चेक साइन कराने के बाद हाँ करवाएं। बस एक मिनट सर, डीडी जी आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा सर। यस डीडी साहब, सर इसको खत्म करें। मैं पता नहीं क्यों आई एम फीलिंग वेरी, मैं तो सोते हुए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा था आधा घंटे पहले मैंने तो चाय पी ली। मुझे लग रहा था थोड़े आप थके हुए हैं। नहीं हाँ, क्योंकि आज जो नो प्रॉब्लम सर। किसी के कोई क्वेश्चन? क्या हुआ? ये क्या हुआ? राकेश जी once again whenever he is comfortable, it was really knowledgeable discussion. Okay, thank you मुकेश जी। ममता ये कैसे कहाँ गायब हो गया? ममता नहीं कुछ नहीं गायब हुआ, आप दिखलाई दे रहे हैं डीडी साहब स्क्रीन पर। अरे ममता इधर खोलिए उसको, क्या हो गया इसमें? अरे आप सामने हो सर। बेटे गायब हो गया, दे रहा खोलिए। एक सेकंड सर, ये कुछ गड़बड़ हो गई मेरे। आप दिखलाई दे रहे हैं सर। अरे वो वॉल्यूम करना मेरे को। वॉल्यूम का नीचे है ना, यहाँ पर ये वाला, इसको साथ वाला, साथ वाला। आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक है ठीक है, नहीं वहां से आवाज नहीं आ रही, मेरे कम हो गई थी। हाय सर। हाँ जी। तो कोई बात नहीं सर, मुझे लग रहा था हाँ। ओके, आप थोड़े से टायर्ड से लग रहे थे। मैंने तो चाय पी ली पीछे से। कोई बात नहीं सर, मैं ये कह रहा था बस किसी का कोई एक आध क्वेश्चन हो तो संदीप देख लो, बस मैंने देखा नहीं वो सारे देख लिए हमने, देख लिए है नहीं। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। और लोगों से अभी रिक्वेस्ट है आप रहे, हम आपस में बात कर लेंगे, मेराज और संदीप कुछ डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ जी मेराज जी। चलो सर तो चले गए अपनी डेलिब्रेशन देके, कविता सुना के, जो हमें इनपुट देंगे बहुत अच्छा। तो अभी हमारे बीच में 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। मेराज आपको ऑफर करता हूं, आप अपनी तरफ से जो कुछ बजट में पड़ा हो थोड़ा सा शेयर करो, और फिर संदीप से बोलेंगे, संदीप करेंगे। और जो पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहे उनको अलाउ कर लो संदीप। यस, आई वुड लाइक, आई थिंक वो बेटर रहेगा कि अलाउ कर लीजिए। एक मिनट मेरा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट जो भी चाहते हैं, आप प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। who may suggest AR name and voting will be done by the all, but taking suggestion from the eligible home buyer who will be eligible, or we may send email to all 2311 and let's see how many names come, but there might be problem when they send say 100 different names, and then we get put into different categories. Possible for all of you.
Monday on 3:30, okay, sir? आई थिंक सर के पास से साउंड आ रही है। सर आप म्यूट नहीं हो। My lord's requesting for a conference on Monday at 3:30. Yeah, 7. I was saying, if you go ahead with more meetings and 7, because all of you apply your mind to all. हाँ जी मेरा प्लीज। जी संदीप जी, आई थिंक बाकी पार्टिसिपेंट को एक बार अलाउ कर दीजिए। बोल दिया मैंने, जिन्हें भी जुड़ना होगा वो हैंड रेज कर देंगे। आप कर रहे हैं मेरा स्टार्ट? आप कंटिन्यू कीजिए संदीप भाई, है ना? हाँ फ्रेंड्स, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है इस बजट में कि अगर आपने मार्किंग की होगी तो फिनांस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला कि वी आर मार्किंग आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव और हम अमृत काल में इंटर कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट अगर आप वर्डिंग को देखेंगे तो ये वर्डिंग जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच दी थी तो उन्होंने इंडिया के लिए एक विजन दिया था, इंडिया 800 कि 100 साल इंडिपेंडेंस हो जाएंगे इंडिया के, तो उसकी विजन क्या रहेगी, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में हम ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो अब हम अमृत काल में हैं। अब आई थिंक 25 साल और पेंडिंग है, 2022 हो गई है, तो हमारे आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट बातें रही अगर आप इसको देखेंगे। और इस पूरे बजट को जो अगर आप दूसरा देखना चाहेंगे तो बजट में 4 प्रायोरिटीज एरिया थी जिसके इर्द गिर्द ही बजट घुमा हुआ है। 4 जो प्रायोरिटीज एरिया थी, वन वाज पीएम गति शक्ति, सेकंड वाज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड वाज प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, एंड फोर्थ वाज फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, जस्ट मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल इस बजट पे एक सीरीज सा लेके चल रहे हैं। आज जैसे डायरेक्ट टैक्स थी, ड्यू टू सम अर्जेंसी हमारे दूसरे को स्पीकर सुमिल जी जुड़ नहीं पाए और राकेश जी की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो अदरवाइज वी हैव अ डायरेक्ट टैक्स। फिर नेक्स्ट हम डायरेक्ट टैक्स क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। Then we will also going to discuss indirect tax, complete indirect tax, GST, custom और भी कई चीजें में लगता है कि चेंजेस हैं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, उसके लिए सेपरेट सेशन होगा। फोर्थ बट नॉट लिस्ट, हम क्रिप्टो करेंसी पे, वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी पे जो पूरा का पूरा एक सेशन रख रहे हैं 2 आवर्स के लिए, जो कि वो भी नेक्स्ट वीक में होगा। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन एंड टेक एज मच एज बेनिफिट, जितना बेनिफिट ले सकते हो आप जरूर लें। नाउ कम टू द बजट। बजट में मैं अगेन आऊंगा। बजट में जो मैं 3 बातें जो मैं पहले ही बता रहा था कि 3 बातें जो सर ने बताई कि देयर वाज अ जो चेंजेस आपके अपडेटेड रिटर्न की बात की, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और 13 चीजों में सर बता रहे हैं कि 13 चीजों में 13 लोग उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। बहुत ही अच्छी डिस्कशन हो गई उस पर। सेकेंड, वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे भी हो गई, टैक्सेशन का कैसे करेंगे, ट्रैकिंग कैसे होगी। थर्ड वाज रिपीटेटिव अपील पे। तो रिपीटेटिव अपील पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाई। जो व्हाट आई अंडरस्टूड कि रिपीटेटिव अपील में अगर गवर्नमेंट ये एक तरह से ये रिलीफ दे रही है टैक्स पेयर्स को कि ठीक है, इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ and that too a question of law is pending with any jurisdictional high court or supreme court, तो इस पे रिपीटेटिव अपील नहीं करेगी डिपार्टमेंट। लेकिन what if question is just a big relief, but what if something goes against the SSC, against the taxpayer, उसका impact क्या होगा? तो बहुत सारे questions हैं। I would like to request our deputy convener and also direct tax practitioner Mehraj ji to share his thought,
Anyone of you wanted to share or discuss? Anyone of you wanted to discuss with this topic or any important topic, then please join. We'll allow you to discuss and join. Mehraj, एक दो अमेंडमेंट्स और ऐसा जो इम्पोर्टेंट हैं हमारी रेगुलर प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, जो टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग डिडक्ट करते थे पहले। उसमें बेसिकली हम लोग परचेज कंसीडरेशन जो हुआ करती थी, उस परचेज कंसीडरेशन पे हम टीडीएस डिडक्ट करते थे। सपोज अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 90 लाख रुपीस है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और कोई पर्सन उसको 60 लाख पे परचेज कर रहा है, तो ऑन द एक्चुअल जो परचेज कंसीडरेशन होती थी उस पे टीडीएस डिडक्ट करने के प्रोविजन थे सेक्शन 194 आई में। अब उन्होंने इसमें अमेंडमेंट करके इसको चेंज कर दिया है। उन्होंने बोला कि अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे चाहे एक्चुअल कंसीडरेशन 60 लाख हो, बट आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है 1%, वो 90 लाख पे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इससे इसकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है कि मेरा टीडीएस 90 लाख पे कट रहा है, बट मैंने एक्चुअल जो सेल करी है वो 60 लाख में करी है। तो डिपार्टमेंट की रिटर्न्स को कैसे प्रोसेस करेगा, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, एक वो देखने वाली बात है। मेरा एक क्वेरी है मेरी जी। बहुत जगह क्या हुआ है कि ड्यू टू कोविड रियल एस्टेट प्राइसेस डाउन हो गए, स्टैम्प ड्यूटी सॉरी वैल्यूएशन स्टैम्प ड्यूटी एज इट इज है, उसमें कोई रिवीजन नहीं है। बट कई जगह सिचुएशन जस्ट रिवर्स है। आपने क्या किया कि स्टैम्प ड्यूटी लेट सपोज किसी प्रॉपर्टी की 50 लाख की थी स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यूएशन के साथ, लेकिन आप एक्चुअली 60 लाख पे बेच रहे हो, तो अब टीडीएस की इम्प्लीकेशन 60 पे होगी या 50 पे होगी? 60 पे होगी सर, 60। मतलब whichever is higher, whichever is higher, right। तो जो अगर एक्चुअल सेल वैल्यू ज्यादा है तो उस पे होगी। तो जो मतलब कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए जो कंसिडरेशन ले रहे थे सेल की, जी, तो उन्होंने सेम कंसिडरेशन को बेस मान लिया टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। दूसरा जी दूसरा एक और टीडीएस, पहले बहुत सारे बेनिफिट्स बिजनेस में मिल जाते थे। सपोज कोई किसी के पास एजेंसी है, तो इन काइंड बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते थे जो शायद हम लोग अकाउंटिंग भी नहीं करते थे उसकी, बट सामने वाली जो पार्टी थी उसको एक्सपेंस क्लेम कर लेती थी। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे रेवेन्यू लॉस काफी हो रहा था। तो उस रेवेन्यू लॉस को, लीकेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अभी टीडीएस के प्रोविजंस लेकर के आए हैं कि अगर इन काइंड बेनिफिट भी आप किसी को दे रहे हो, उस इन काइंड बेनिफिट्स के ऊपर भी आपको टीडीएस रिकवर करना है। अब वो अपनी पॉकेट से करना है या सामने वाली पार्टी से लेकर के करना है, बट टीडीएस जमा करा के उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना है। एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे। सपोज किसी के पास किसी सीमेंट की कोई एजेंसी है और सीमेंट मैन्युफैक्चरर उसको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कोई ट्रेवल उसको वो फाइनेंस करता है, ट्रिप, और उस ट्रिप पे उसका 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस आता है। तो अभी उसको 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस तभी अलाउ होगा जब उस पे 1 लाख के ऊपर वो टीडीएस जमा करा करके डिडक्ट करके जमा कराएगा। वो उसके चाहे वो रिकवर करे उससे सामने वाली पार्टी से, अपनी कॉस्ट पे बियर करे, बट उसको 1 लाख रुपीज जो ट्रिप उसने फाइनेंस की है उसको उसको उस पे टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, तभी उसको वो क्लेम कर पाएगा। पहले ये ट्रांजैक्शन नॉर्मली रिसीवर के एंड में रिपोर्ट ही नहीं होती थी। अब उसके 26 एएस में आएगी, उसकी आईएएस इंफॉर्मेशन में आएगी, तो उसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा, वो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कि वो आवाज आवाज आपकी नहीं आ रही है।
अब आ रही है मेरा? नहीं आ रही है? हाँ जी, क्या हो रहा है? बस मेरा आवाज नहीं आ रही है आपकी? हाँ जी, बस देखेंगे, आई थिंक आवाज वही डिस्कस कर रहे थे सर, तो टीडीएस के जो प्रोविजंस ऐड किए हैं जी जी, उसी को डिस्कस कर रहे थे। तो इस पे एप्लीकेशन तो आए होंगी काफी सारी, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी अच्छा खासा मिल रहा है। टीडीएस के अल्टीमेटली प्रोविजंस के पर्पज ही होता है कि जो रेवेन्यू लीकेज हो रही है उसको कैसे रोका जाए। तो ये वाली कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मैं सर ने अभी डिस्कस भी किया था, ये कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग का 12 एटलीस्ट जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या होता है कि ये बड़ा, मतलब मैं तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस का देखता हूँ, वो लोग एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग से चलते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता तभी है जब वो उसको एक्सपेंस करके यूटिलाइजेशन, जैसे कुछ गवर्नमेंट फंडेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक एग्जांपल में बात करूं, दिल्ली वुमेन कमीशन है, ये जो ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको पैसा तब देते हैं जब वो अपने पास से पहले खर्च कर लेते हैं, उसके बाद देन वो क्लेम करते हैं फ्रॉम द डीसीडब्ल्यू, दिल्ली वुमेन कमीशन से। तो उस अब एक पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने एक्सपेंस किया, उसमें नेक्स्ट ईयर में उसको पैसा मिलेगा, तो इनकम किसी और साल में, रिसिप्ट किसी और साल में बुक हो गई, एक्सपेंस किसी और साल में। ये बड़ा एक वो है कॉम्प्लिकेशन। तो इसको कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, वो अगर कोई जो पार्टिसिपेंट है इस चीज पे डिस्कस कर सके। बहुत मेजर चेंजेस हो रखे हैं, मतलब डेफिनेटली। एम आई ऑडिबल? यस यस यस। तो चेंजेस तो हो ही रखे हैं, बट देखना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे करनी, बिकॉज लॉ अपनी जगह है, बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकल चीजें अपनी जगह है। द मोमेंट यू मैच विद द लॉ एंड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, काफी गैप गैप आ जाता है। जैसा आपने फर्स्ट एग्जांपल भी जो आप बता रहे थे कि टू सीमेंट वाले का जो एग्जांपल आप देके बता रहे हैं, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, इट विल बी ह्यूज गैप। लेट्स सी। और मेहराज जी, और कुछ है? और एक कोविड के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए हैं कि अगर किसी एम्प्लॉयर से कोविड के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग या उसके फैमिली मेंबर्स को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया है। ओके। एक को कोई सेक्शन है? सेक्शन 17 में अगर एम्प्लॉयर से मिलता है तो पर्क्स में उसको काउंट एग्जेम्पशन दे दे, सेक्शन 17 में, 17(2) आई थिंक है। ऐसे ही अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन्स को मिलता है, कोई थर्ड पर्सन जो रिलेटेड नहीं है, और उसको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, पहले अदरवाइज तो पहले वो गिफ्ट में ट्रीट होकर के उसको उसके ऊपर टैक्स लग जाता, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी बेनिफिट दिया है उसको, उसमें एग्जाम्स में कैटेगरी में लेकर के। तो अगर किसी अननोन पर्सन से भी फॉर कोविड ट्रीटमेंट कोई पैसा मिलता है, उसको एग्जेम्प्ट किया है। उसका क्या सेक्शन है मेहराज जी? सेक्शन 56 2 में क्लोज 10 आई थिंक, अगर मैं सही बता पा रहा हूँ। क्लोज 12 एंड क्लोज 13 है एक्चुअली सेक्शन 56 में। थोड़ा सा मेरा जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है? जी अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक। मेरा जी, तन्वी जी पूछ रही है कि कोविड रिलेटेड जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, किसी थर्ड पार्टी से अगर रिसीव होगी तो हम उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे? मतलब आईटीआर में आईटीआर में वो रिपोर्ट होता नहीं है सर, अगर क्योंकि गिफ्ट जो इनकम इनकम में ही इंक्लूड नहीं होता बेसिकली, तो वो आईटीआर में भी उसको रिपोर्ट नहीं करते। इवन आप किसी रिलेटेड पार्टी से आपको कोई पैसा मिलता है एज ए गिफ्ट, यू डोंट रिपोर्ट दैट इन द आईटीआर, उसको आईटीआर में देने की जरूरत नहीं है। प्लीज कंटिन्यू मेरा।
आई थिंक संदीप जी तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बीच आई में थिंक डिस्कशन करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वीक प्लानिंग है, इट्स clause by clause discussion on direct tax, and that will be taken by Pankaj Saraogi ji. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इफ यू हैव एनी क्वेरी ऑन डायरेक्ट टैक्सेस किसी भी सेक्शन में समथिंग, तो आप हमसे वो शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कर दीजिए, और हम क्या करेंगे कि विल ट्राई टू रिजॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी, और हम अपने स्पीकर से शेयर कर लेंगे पंकज जी से, और कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेरी को आपको रिजॉल्व कर दें। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी और इकोनॉमिक मैटर पे भी है, तो अगर आपको लग रहा है कुछ क्वेरीज है तो आप एडवांस में भी शेयर कर सकते हैं, विल डू दैट। एक अमेंडमेंट इन्होंने किया, आई थिंक सर ने भी इसको डिटेल में वैसे तो टेकअप कर ही लिया, सेक्शन 37 में। 37 में बेसिकली जो इलीगल पेमेंट्स हैं, अब उन्होंने पूरे अमेंडमेंट में जो रीजंस दिया है मेमोरेंडम में कि जो मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर को उन्होंने कोई भी अगर पेमेंट देती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दैट विल बी कंसीडर्ड इलीगल पेमेंट्स। तो अब बहुत सारी डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं, वो सोसाइटीज हैं, डॉक्टर्स ने उनको ट्रस्ट भी ओपन किया काफी सारी, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज नॉर्मली उनको पेमेंट करती हैं, तो क्या वो इस कैटेगरी में आएगा? आई थिंक इसको एक बार को अगर किसी कोई पार्टिसिपेंट इस पे अपनी बात रखना चाहे, अगर एसोसिएशंस को पेमेंट करे, डॉक्टर्स को डायरेक्टली नहीं, बट एसोसिएशंस को पेमेंट करते हैं, नॉट एज ए गिफ्ट बट एज ए लाइक एज ए इवेंट स्पॉन्सर, एज ए एडवर्टाइजमेंट, उनकी वो बुक्स पब्लिश करते हैं तो उनके बुक्स में कोई एडवर्टाइजमेंट अगर दे रहे हैं, तो क्या वो भी इसकी डिसअलाउंस में फॉल करेगा? क्योंकि एक उसमें बड़ी एक लैंग्वेज है जो गाइडलाइंस है मेडिकल काउंसिल की, दैट सेज दैट medical council has issued a guidelines imposing a prohibition on a medical practitioner and their professional association for taking gift, travel facility, hospitality, cash money from pharmaceuticals companies. तो अगर कोई किसी को स्पॉन्सरशिप फीस पे करता है तो क्या वो इस कैटेगरी में आएगा? क्योंकि वो गिफ्ट भी नहीं है, वो हॉस्पिटैलिटी भी नहीं है, या मॉनेटरी बेनिफिट्स भी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट या बिजनेस प्रमोशंस का। तो इसके ऊपर अगर कोई डिस्कस करना चाहे तो। जी संदीप जी, आपकी क्या ओपिनियन है इसमें? एग्जैक्ट क्वेरी को फिर से आप रिपीट कीजिए। सो बेसिकली मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस हैं कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड देयर प्रोफेशनल एसोसिएशंस को कोई बेनिफिट नहीं देगी एज ए गिफ्ट, ट्रेवल फैसिलिटी, हॉस्पिटैलिटी, कैश एंड मॉनेटरी ग्रांट। तो इन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है मेडिकल काउंसिल ने। बट मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है, जो एसोसिएशंस हैं, ये जो सोसाइटीज हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उस इवेंट ऑर्गेनाइजर में उनको एज ए स्पॉन्सरशिप फीस वो लोग लेते हैं टू एडवर्टाइजमेंट्स देने के लिए। तो क्या वो इसमें कवर हो जाएगी? अगर वो इसमें कवर हो जाता है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड उन एसोसिएशंस के लिए तो बहुत बड़ा धक्का हो जाएगा ये। आइडियली होना नहीं चाहिए, बिकॉज सी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि मेडिकल एसोसिएशंस या जो भी बने रहते हैं इस टाइप की चीजें, दीज आर एनजीओज एंड एनपीओज,
एंड जो प्योरली ये रन ही करते हैं ऑन डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप। डोनेशन तो मुझे लगता है इसमें गिफ्ट में कवर हो जाएगी, अगर डोनेशन डोनेशन ले रहे हैं जी, तो वो तो उसमें कवर्ड है सर। जी जी। तो इस टाइप की एसोसिएशन बेसिकली मेंबरशिप एक तो फीस आ जाती है, अगर आप एसोसिएशन की फीस है, अदरवाइज डोनेशन या स्पॉन्सरशिप उस पे है, तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए इस पे कवर। एंड आई थिंक इसका डायरेक्ट बेनिफिट इनको एसोसिएशन को भी मिल जाएगा। आई थिंक संदीप जी, आई थिंक थोड़ा सा आज हमारा कुछ ब्रेक हो गया ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अब समय हो रहा एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डीडी जी टैक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। पढ़ते पढ़ते वो एक्चुअली इतनी सारी चीजें हैं, दैट टू काफी डीप में है चीजें। और एक्चुअली हुआ क्या कि राकेश जी जब आए तो राकेश जी ने वो जो पैटर्न जो सेट कर दिया, अभी क्या हो रहा है कि कई सारी चीजें हमारे पास बोलने को, लेकिन उनकी जो पैटर्न है, उनकी जो गहराई है, उनका जो लेवल है, वो फिर तो एक बड़ा डिटेल्स आ जाता है। फिर कई सारी चीजें मैंने खुद बनाई थी, एंड इवन व्हाट आई वाज टॉकिंग टू माय एनीवे कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये जो है, जो फरवरी में जो हमने प्लान आउट कर रखा है, ये सारा ही बजट के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ हमारे सेमिनार है। एक हम इकोनॉमिक सर्वे, इम्पैक्ट ऑन कैपिटल मार्केट करने जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी और ये डिजिटल एसेट्स, उनके टैक्सेशन, उनकी टेक्निकलिटीज, उस पर भी करने जा रहे हैं। एक हम जीएसटी और उस पर इम्प्लीकेशंस जो बजट के हिसाब से जो आए हैं, वो भी करने जा रहे हैं। तो सारे उसके इर्द गिर्द हैं। और एक क्लॉज बाय क्लॉज एक डिस्कशन, वो जो पंकज सर आप करने जा रहे हैं, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन थोड़ा सा हम ये अपनी ये जूम वेबिनार के ऑर्गेनाइजर से थोड़ा सा बोल रहे हैं कि अगर हम और भी इसमें चेहरे अगर शामिल हो जाए ना, जैसे हम उसे मीटिंग व्यू में करते हैं तो और अच्छा लगेगा। जैसे राकेश जी तो मतलब हटने नहीं देते ना कि भाई कुछ लोग नजर आते रहे, तो हम भी ऐसा करें, जो पार्टिसिपेंट्स है हमारे, जो कुछ बोलना चाहे तो मतलब उनको हम परमिट कर दें, तो थोड़ा सा और एक लाइवली जो है माहौल बन सकता है। ऐसा ही प्रयास करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का बड़ा अच्छा रहा राकेश जी की, एक वो अपने एक स्टार स्पीकर है, बहुत अपनी उन्होंने बात बताई कल की, और आज जो मीटिंग थी ITAT में, तो उन्होंने बताया, खैर हमको बहुत अच्छा लाभ मिला। उनकी बहुत बहुत तारीफ, उनको बहुत बहुत शुक्रिया इन एब्सेंसिया। और राकेश जी कुछ सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं 3-4 बजे, तो मतलब हो सकता है उनका ज्यादा टायर्डनेस रहा हो, तो जल्दी चलेंगे, कोई बात नहीं। काफी उन्होंने इनपुट दिया हमको, उनके शुक्रगुजार हैं। और पार्टिसिपेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, और ये मेरे मन में विचार आया है, तो पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने थोड़ा सा और उसको हम इंटरेक्टिव बना के रखें। तो जैसे मैंने बताया कि अभी हमारा ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को तो प्लान आउट हो चुका है। आपको सूचना जल्दी ही मिल जाएगी, और हम भेज रहे हैं सूचना, आज भी भेज दें, कल भी भेज देंगे, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। और बस काफी अच्छा रहा। मेराज आज हमारे डिप्टी कन्वीनर बहुत दिनों में आए हैं, उनको डायरेक्ट ज्यादा है, नेचुरली आई कैन अंडरस्टैंड। तो ओवर टू संदीप के अभी अब 1-2 मिनट बचे हैं। कुछ संदीप ये मेराज कुछ कहना चाहे, मेराज कहेंगे, आप फॉर्मली क्लोज करें, मेराज वोट ऑफ थैंक्स करेंगे एज ए डिप्टी कन्वीनर। तो ओवर टू संदीप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया आज का वेबिनार प्लान हुआ, एंड देन स्टार्ट वाज गुड। और जिस गहराई से राकेश जी हर एक चीजों को समझा रहे थे, जो अमेंडमेंट को समझा रहे थे, वेदर इट्स चाहे वर्चुअल करेंसी, डिजिटल एसेट्स की बात हो, चाहे सेक्शन 40 की बात हो, सेक्शन 68 की बात हो, सेक्शन 79A की बात हो, बहुत सारी चीजें, फेसलेस असेसमेंट की बात हो, तो वो एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे थे हमें। और सच पूछिए तो मैंने अपना नोट बना रखा था, बट मैंने अपनी टीम को भी बोला कि बॉस लगता है ना हमें बहुत चेंज करना पड़ेगा, अब इसको सुनाने दो, अभी हमें किसी को नहीं भेजना है, ना शेयर करना। तो आई एम गोइंग टू रिवाइज ईच एंड एवरी नोट्स, है ना, जितना राकेश जी से जो इनपुट मिला
तो एक बहुत ही अच्छा रहा एंड आई विश, जैसा आप लोगों ने बोला, हम फिर राकेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर टाइम परमिट करेगी तो राकेश जी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे, उनका इनपुट जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि जो नॉलेज, जो चीजें मिलता है वो उसका अलग ही डिफरेंट ही टेस्ट है, मजा अलग आता है, और आपकी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट काफी होती है। हमारे बीच आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच हमारे डिप्टी कन्वीनर मेहराज हसन जी भी आए हैं। तो मेहराज जी से मैं बोलना चाहूंगा, कुछ सब जरूर बोलें। एक तो अपनी 1 मिनट में बजट इनको कैसा लगा, अपने उस बजट के बारे में बताएं, साथ ही साथ एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। मेहराज जी। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सो मच। बजट में तो सर, अगर हम इनकम टैक्स की अमेंडमेंट की बात करें तो काफी क्रूशियल अमेंडमेंट्स हैं। खासकर मैं तो देखता हूँ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या कैसे कहीं ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही थी जो सर ने इसका डिटेल में डिस्कशन भी किया है। मैं तो बड़ा हैरान था कि एजुकेशनल सेस वाला जो इशू इतने वक्त से चल रहा था, लोग बेनिफिट ले भी रहे थे। एक दो लोगों का तो हम लोग करंट ईयर में क्लेम करने वाले थे, जैसे ही अमेंडमेंट आई उनका मैंने कहा इनको डिलीट करो, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है फ्रॉम 2005। और उनको क्लाइंट को हम लोगों ने बोला था कि नहीं, आपका कोई टैक्स पेबल नहीं है, इसकी वजह से उनको अच्छा खासा टैक्स पेमेंट करना पड़ गया, जस्ट एजुकेशन सेस की एक अमेंडमेंट की वजह से 3-4 क्लाइंट में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो काफी मतलब क्रूशियल अमेंडमेंट्स हैं। सेक्शन 14A वाला एक हिस्टोरिकल वो चलता आ रहा है कि इनकम होगी, एग्जेम्प्ट इनकम होगी तभी डिसअलाउंस होगा। तो कई सारे ऐसे क्रूशियल अमेंडमेंट है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और धीरे धीरे हम लोग भी समझेंगे, क्योंकि जैसे जैसे राकेश सर जैसे सीनियर स्पीकर्स को सुनते हैं तो आपके सोच का दायरा बढ़ता है। आप कई बार उस पर्सपेक्टिव में नहीं सोच पा रहे होते हो जो जब आप ऐसे सीनियर स्पीकर्स को आप सुनते हो। तो सर को आज सुना, बड़ा अच्छा लगा। कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो खुद क्लियरिफाई नहीं हो पा रहे थे, और सर ने क्लियरिफाई किए। तो उनकी एब्सेंस में थैंक यू सो मच सर, हम लोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना वक्त दिया। और सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने वक्त वो लोग हमारे साथ रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आगे के हमारे वेबिनार प्लान्स हैं आप सभी को अटेंड कीजिए। एंड थैंक यू सो मच सर दुर्गादास सर, एंड थैंक यू सो मच संदीप जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। नमस्कार। Thanks to everyone. Thank you. आपको हाँ, चाय के लिए को बोल दीजिएगा, गरम कर दीजिएगा, दूसरी बनाती थी 2 घंटे हो गए। वेस्ट में बड़ा क्रिटिकल अमेंडमेंट्स हैं। अभी हम लोग भी जो एक्सपेंस टेबल वगैरह के बाद में पेमेंट कर देंगे, खर्चा बुक कर लेते हैं, अब नहीं चलेगा। अब आपको पेमेंट करेंगे तभी वो खर्चा होगा। तो पेमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट